Hello everyone, welcome to Excel Economics. I am Akash, and in today's session we are going to discuss about economics. Basically, this lecture is all about economics. So let me first tell you the target audience for this particular lecture. If you are in your class 11th or 12th, or basically you are very new to the subject economics, whether you are pursuing your graduation, there you have to learn about economics, or you have switched your subject to economics in your post graduation, and there you get to learn economics from the scratch. So this particular lecture will help you out. Okay, so first let us understand the agenda for today's session. In today's session we are going to discuss about the meaning of economics. What does it mean? Then the subject matter of economics. What do we study in economics? Why do we study economics? What is the difference between microeconomics and macroeconomics? How economics emerged, and what are the different definitions given by different economists regarding economics? What is the difference between positive and normative economics? Scarcity versus choice, factors of production, central problems of economy, causes of economic problems, production possibility curve and its related concepts, types of economic system, and at last we will be learning about what do economists do. And you just do not need to worry about it, because I will be using bilingual here, switching between Hindi and English accordingly. So let's begin. Okay, first let us understand what does the term economics mean. इकोनॉमिक्स का मतलब होता क्या है? बेसिकली इकोनॉमिक्स ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड से, और वो ग्रीक वर्ड है क्या? ओइकोनॉमिकॉस, जहाँ पे ओइकॉस का मतलब होता है होम यानी घर, नोमोस का मतलब है मैनेजमेंट दैट इज़ प्रबंध। तो अगर आप इकोनॉमिक्स को कहोगे इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है होम मैनेजमेंट। नाउ लेट्स कम टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते क्या है, इकोनॉमिक्स होता क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, और आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ठीक है, आप इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस कह रहे हो, यानी कि आप यहाँ सोसाइटी से जुड़ी बातों को पढ़ रहे होते हो, समाज से जुड़ी बातों को पढ़ रहे होते हो, और साथ ही साथ आप इसको विज्ञान भी कह रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे साइंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। और जब विज्ञान की बात हो रही होती है तो हमारा दिमाग जाता है लॉस के ऊपर, है ना। हम डिफरेंट प्रकार के लॉ पढ़ रहे होते हैं विज्ञान में, साइंस में। लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, आप न्यूटन के लॉ पढ़ रहे होते हैं। क्या हम इकोनॉमिक्स में भी लॉ पढ़ रहे होते हैं? हाँ, हम इकोनॉमिक्स में भी लॉ पढ़ रहे होते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, जो हम आने वाले लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। बेसिकली यहाँ इकोनॉमिक्स को हम सोशल साइंस कह रहे हैं। मतलब क्या है? इट इज़ मेनली फोकस्ड ऑन प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण, एंड कंजम्पशन यानी कि उपभोग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और यहाँ गुड्स का मतलब है कमोडिटी, किसी सामग्री से, किसी सामान से, और सर्विसेज आप जानते हो। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज प्राइमली कंसर्न विद एनालाइजिंग द चॉइसेस दैट बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट्स एंड नेशंस मेक टू एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज। और मैं जिन शब्दों को यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा विशेष करके ध्यान दीजिएगा वहाँ पे, बिकॉज आपको समझने की आवश्यकता है। लिमिटेड रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्सेज, है ना, जो भी प्रकृति के द्वारा हमें प्रोवाइड करवाया गया है, चीज़ें हमने प्राप्त की है, ठीक है, वो लिमिटेड मात्रा में है, यानी कि वो अबंडेंट नहीं है। अगर हम उसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो एक समय के बाद वो समाप्त हो जाएगी। तो उसी लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कैसे हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं? गवर्नमेंट कर सकती है, कोई इंडिविजुअल कर सकता है, फर्म कर सकती है। और एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स जो आज हम पढ़ रहे होते हैं, या फिर जब से इसकी शुरुआत हुई है, ये शुरुआत न हुई होती अगर हमने एक प्रॉब्लम का सामना न किया होता, और वो आपको पता होना चाहिए। वो क्या है? स्कैरसिटी, है ना। स्कैरसिटी, इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली कमी, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। और अगर रिसोर्सेज हम जो चाहते वो पूरा कर पाते,
हमने अगर अभी डिमांड किया है बेसिकली कि मुझे लैम्बोर्गिनी कार की डिमांड मैं करता हूँ और हम उसे हासिल कर पाते, ठीक है, हम जो चाहते वो पूरी हो जाती, तो शायद हम इकोनॉमिक्स पढ़ ही ना रहे होते। हमें भी पता है कि शायद अभी हम उतने कैपेबल नहीं है कि हम जो जिस भी चीज़ों का डिमांड करेंगे वो फुलफ़िल कर पाएंगे। इसी वजह से हमारे पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेस है, यहाँ पे रिसोर्सेस आपकी इनकम हो सकती है ना, आपका वेल्थ हो सकता है, उसका ही इस्तेमाल करके आप अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम वांट्स को कैसे सेटिस्फाई कर पाओगे, है ना। इसी वजह से हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे होते हैं, हम इकोनॉमिक्स में उन्हीं चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं। दिस फील्ड इम्पैक्ट्स मैनी अदर फील्ड्स, ये अदर फील्ड्स को भी क्या करती है, प्रभावित कर रही होती है, जैसे कि साइकोलॉजी हो गई, पॉलिटिक्स हो गया, जेंडर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, बिजनेस एंड लॉ। ये सारी चीज़ें आज के समय में इंटर रिलेटेड है। अगर कोई एक चीज़ प्रभावित हो रहा है किसी कारण की वजह से, तो बाकी चीज़ों पे भी असर पड़ता है, बिकॉज आपको पता है कि आज की हमारी इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड इकॉनमी है, क्लोज्ड इकॉनमी नहीं है। पहले हम ये जान लेते हैं कि क्लोज्ड इकॉनमी को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या, ऑटार्की। ये सवाल कई दफ़ा एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अगर आप किसी भी दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं कर रहे हो, आप खुद के देश में ही क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, खुद के देश में ही कंज्यूम कर जा रहे हो, ना आप किसी दूसरे देश को अपनी सामग्री बेच रहे हो, ना किसी दूसरे देश से आप किसी सामग्री को खरीद रहे हो, यानी कि आपकी इकोनॉमी बिल्कुल क्लोज्ड इकॉनमी है। तो हम क्लोज्ड इकॉनमी को ऑटार्की के नाम से जान रहे होते हैं। बट आपको पता है आज के समय में हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जी रहे होते हैं। हमारे देश का दरवाज़ा दूसरे देशों के लिए खुला है और दूसरे देश का दरवाज़ा हमारे लिए खुला है, यानी कि चीज़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा होता है, आयात निर्यात हो रहा होता है। तो हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जी रहे होते हैं, है ना। तो अगर मान लो कि हम देखते हैं ना कि जैसे यूएस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसका प्रभाव भारत में भी होता है, और अगर भारत में कुछ चीज़ें बिगड़ रही हैं या बन रही हैं, संवर रही हैं, तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो होता है वो बाकी देशों पे भी पड़ता है, जो देश हमसे इंटरलिंक्ड होते हैं। ओके, अब हम समझते हैं कि इकोनॉमिक्स में आप दो सेक्शन को पढ़ रहे होते हो अब, ठीक है, लेकिन बहुत समय तक हम केवल इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे थे। खास करके अगर आप किसी इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हो, वो इंडिविजुअल आप खुद हो, वो इंडिविजुअल कोई एक फर्म है, एक गवर्नमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सभी कुछ आता था माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। क्योंकि माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो भी अब ग्रीक वर्ड से मिलकर आया है ना, जिसका ग्रीक वर्ड क्या है, माइक्रोस, ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, स्मॉल। ओके, तो ये सबसे पहले रैग्नर फ्रिश के द्वारा इस्तेमाल किया गया था ये शब्द। रैग्नर फ्रिश ने ही माइक्रो मैक्रो का कॉन्सेप्ट दिया है, बेसिकली इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो ऑस्लो यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है। अब इसको बाद में बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज्ड बनाया गया एडम स्मिथ के द्वारा, जिसे आप फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, तो वो भी एडम स्मिथ ही है, ठीक है, जिसे आप पर्टिकुलरली स्टडी कर रहे हो, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ ने बताया, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स। छोटे इकोनॉमिकल यूनिट को हम स्टडी कर रहे होते हैं, इकोनॉमिक बिहेवियर को समझ रहे होते हैं, बर्ताव को समझ रहे होते हैं। द इकोनॉमिक यूनिट्स स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स आर कंज्यूमर्स, वो उपभोक्ता हो सकते हैं, वर्कर्स, सेवर्स, बिजनेस मैनेजर्स, फर्म्स, इंडिविजुअल्स, इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स, ठीक है। कंज्यूमर यहाँ पे डिसाइड कर रहा होता है हाउ मच ऑफ वेरियस गुड्स टू परचेज। डिफरेंट तरह के गुड्स हैं इकोनॉमी में, मार्केट में। अब उपभोक्ता डिसाइड करेगा कि कितना वो गुड परचेज करने वाला है, कितने मात्रा में, कौन सा गुड वो परचेज करना चाहता है। वर्कर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा जॉब वो लेना चाहते हैं मार्केट में, किस जॉब के लिए वो बने हैं, किस जॉब में उनकी रुचि है, उनकी स्पेशलाइजेशन किन जॉब को करने में है। एंड बिजनेस पीपल डिसाइड हाउ मैनी वर्कर्स टू हायर, और बिजनेस पीपल डिसाइड करते हैं कि मुझे प्रोडक्शन करने के लिए कितने वर्कर्स की आवश्यकता होगी अपने फर्म में, ताकि वो जितना आउटपुट चाहते हैं जनरेट करना, वो उतने आउटपुट को बना सके, प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। ये सारा कुछ हम पढ़ रहे होते हैं किस में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जहाँ पे आप देख रहे हो कि इंडिविजुअल के बारे में स्टडी किया जा रहा है कि इंडिविजुअल जो है डिफरेंट कमोडिटी में से किस कमोडिटी को चूज़ करेगा, कितना मात्रा में कमोडिटी को परचेज करेगा, वर्कर्स कौन सा जॉब लेना चाहेगा,
और सबसे बड़ी बात है, जो फर्म है, जो बिजनेसमैन है, वो कितने वर्कर्स को हायर करना चाहते हैं, वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हर कुछ एक इंडिविजुअल को लेकर बातें यहाँ पे बताई जा रही है। ओके, अब नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसके बाद वाले सेक्शन में हम जानेंगे कि आखिर मैक्रो इकोनॉमिक्स आया कहाँ से। तो आप एक बात याद रखिए, ठीक है, हम बात कर रहे होते हैं जब एडम स्मिथ की, तो हम बात कर रहे होते हैं 18th सेंचुरी के बारे में, है ना, 18th सेंचुरी के बारे में। 1776 में उनकी किताब आई थी वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस को भी समझेंगे कि हर इकोनॉमिक्स ने इकोनॉमिक्स को किस तरीके से डिफाइन किया है। पहले आप ये समझिए कि जब हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की या फिर एडम स्मिथ की, हम बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी के बारे में, क्योंकि 1776 में उनकी किताब आई थी वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने जो भी जिक्र किया है वो जिक्र किया है माइक्रो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स आता किस तरीके से है, तो आप याद रखो वो आता है 20th सेंचुरी में, है ना, 20th सेंचुरी में, जब जॉन मिनार्ड कीन्स लाइमलाइट में आते हैं। और वो कैसे लाइमलाइट में आते हैं, जब जो यूएस है वो सामना कर रहा होता है द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का, ठीक है। हम आगे उसे स्टडी करने वाले हैं बेसिकली। पहले आप ध्यान से समझिए मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद एग्रीगेट्स। अब वो एग्रीगेट्स के साथ डील कर रहा होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जहाँ पे इंडिविजुअल के साथ डील कर रहा होता है, वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट्स के साथ डील कर रहा होता है। अब ये एग्रीगेट क्या है भाई, एग्रीगेट है ये समेशन, है ना, इसका मतलब है क्या, समेशन, या आप कह सकते हो एडिशन। बात समझ में आ गई। यानी कि मान लीजिए मैं अब एक फॉर्म के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं एक इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं ओवरऑल पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं अपने रोजगार बेरोजगारी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं केवल अपने इनकम के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं उस तबके पे बात कर रहा होता हूँ, सबके बारे में बात कर रहा होता हूँ, तब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को डील कर रहा होता हूँ, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, रैगनर फ्रिश ने इस्तेमाल किया है ये शब्द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। और जब मैंने आपको कहा कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हो, तो आप याद करते हो एडम स्मिथ को, यानी कि 18th सेंचुरी को। और इसी वजह से आप कहते हो क्या, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है इकोनॉमिक्स में। एक तरीके से आप कहते हो तो आप उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हो। तो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, मैंने आपको बताया कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हम याद कर रहे होते हैं जॉन मिनार्ड कीन्स को, और आप इन्हें ही फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कह रहे होते हो, ठीक है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन ओवरऑल इकोनॉमी। ये इंटायर इकोनॉमी के बिहेवियर को स्टडी कर रहा है, इनकम्पासिंग बिजनेसेस, मार्केट्स, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट्स। इट एग्जामाइंस इकोनॉमी वाइड फेनोमेना सच एज प्राइस लेवल्स, प्राइस लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि आमतौर पे आप सुनते हो जीडीपी इतने दर से बढ़ रही है या फिर इतने दर से घट चुकी है ना, नेशनल इनकम के बारे में या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो ये उस प्रकार के क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा होता है कि बेरोजगारी किस वजह से हो रही है, महंगाई किस वजह से बढ़ रही है, हम और भी क्या कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी में ताकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सके। इन सारे चीज़ों का सवाल जवाब जब हम कर रहे होते हैं तो हम उन सभी चीज़ों को डील करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली बात कि ठीक है सर, इकोनॉमिक्स समझ में आ गया, आखिर वो होता क्या है। सोशल साइंस है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहा है सोसाइटी में। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। लेकिन हम इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों हैं, ध्यान से समझिए। हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ताकि हम रैशनल डिसीजन मेकिंग कर सकें। सर ये रैशनल वर्ड क्या है बेसिकली, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो भी व्यक्ति, जो भी गवर्नमेंट अगर वो इरैशनल है तो इकोनॉमिक्स उसे स्टडी नहीं करती है। मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे। जो भी गवर्नमेंट हो, इंडिविजुअल हो, फर्म हो, अगर वो इरैशनल बिहेव कर रही है तो इकोनॉमिक्स जो है उस व्यक्ति को, उस फर्म को, उस गवर्नमेंट को स्टडी नहीं करती है। इसका मतलब क्या है,
ध्यान से समझेंगे। मैं बिल्कुल आम उदाहरण दे रहा हूँ। सपोज कीजिए कि मान लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है। अब आपके घर में खाने की जो पैटर्न है वो इस प्रकार से है कि आप मंडे वाला दिन आया, आप सुबह में क्या करते हो, आप खाते हो रोटी कंज्यूम करते हो, है ना। दोपहर में आप चावल कंज्यूम करते हो और फिर रात में क्या करते हो, आप रोटी कंज्यूम करते हो। जो आम तौर पे बाकी लोगों की जो पैटर्न होती है कंजम्पशन करने की खाने को, वो इस प्रकार से होती है। खास करके मैं बिहार से हूँ, तो हमारे बिहार में इस तरह की चीज़ें फॉलो हो रही होती है कि आप एक समय चावल खा रहे होते हो जो दोपहर का समय होता है। अब मान लो कि जो दूसरा दिन है ट्यूसडे, आपकी मम्मा को पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है ना, यही पैटर्न है, तो सुबह में रोटी सब्जी बनने वाली है, दोपहर में दाल चावल बनेगा और फिर रात में रोटी सब्जी बनने वाली है। यही प्रक्रिया है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मम्मा मैं सुबह में आज क्या करूँगा, आज मैं चावल खाऊंगा। तो मेरा पैटर्न चेंज हो गया, चावल देन रोटी, देन फिर मैं बोल रहा हूँ कि रात में मैं चावल खाऊंगा। ठीक है। इस प्रकार से अगले दिन मम्मा को लगा कि अच्छा ठीक है, कल उसने क्या किया था, सुबह में चावल खाया था, तो वो हो सकता है कि आज भी वो चावल खाए, है ना। तो वो क्या होता है कि मैं मम्मा को बोलता हूँ कि नहीं, आज मुझे सुबह में रोटी खानी है। ठीक है। मैं दोपहर में भी रोटी खाऊंगा, रात में मैं चावल खाऊंगा। यानी कि मैं हर एक दिन अपने कंजम्पशन पैटर्न को चेंज कर रहा हूँ। तो फिर चौथे दिन मेरी माँ को पता ही नहीं चलेगा कि मैं आज सुबह में क्या खाने वाला हूँ, दोपहर में क्या खाने वाला हूँ, रात में क्या कंज्यूम करने वाला हूँ। आप मेरी बातों को समझ रहे हो। उसी प्रकार से कोई भी इंडिविजुअल अगर इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो वो इरेशनल बिहेवियर दिखा रहा है ना। और फिर इकोनॉमिक्स कहने का अर्थ क्या है, मार्केट को उसके कंजम्पशन पैटर्न को स्टडी करना है, तभी तो वो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेगी। अगर मान लीजिए कि किसी को ये जानना है कि बिहार में अधिकतर किन चीज़ों का कंजम्पशन होता है और दो ही कमोडिटी अवेलेबल है, या तो वीट या तो राइस। अगर किसी भी प्रोड्यूसर को ये पता चले, किसी भी बिजनेसमैन को ये पता चले कि बिहार के लोग सबसे ज़्यादा कंजम्पशन जो करते हैं वो रोटी की करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा, वो हमारे बिहेवियर को स्टडी कर चुके होंगे। आपने तो अभी वही सीखा, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो मेरे बिहेवियर को वो स्टडी कर चुका है, बिहार के लोगों के बिहेवियर को वो स्टडी कर चुका है, तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन किसका करना चाहेगा, वीट का करना चाहेगा, राइस का उसकी तुलना में कम कर रहा होगा। सॉर्टेड। तो आप देखो कि उसने मेरे बिहेवियर को स्टडी कर लिया क्योंकि मैंने रैशनल बिहेवियर दिखाया। अगर पैटर्न वैसा ही होता, सुबह रोटी, दोपहर दाल चावल, रात में रोटी, और यही पैटर्न कंटिन्यूअस रहता ऑन एन एवरेज, ठीक है, तो वो हमारे बिहेवियर को कैप्चर कर चुका है। उस हिसाब से मार्केट डिसाइड करेगा व्हाट टू प्रोड्यूस। मैं प्रोड्यूस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँ, बात समझ में आ रही है। लेकिन मैं हमेशा अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा हूँ, सामने वाला डिकोड कर ही नहीं पा रहा कि मैं चौथे दिन क्या कंज्यूम करने वाला हूँ, तो वो कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएगा कि इकोनॉमी में कौन सी गुड प्रोड्यूस होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको कहा कि हम इकोनॉमिक्स इसीलिए पढ़ते हैं, इसीलिए समझना ज़रूरी है ताकि हम रैशनल डिसीजन मेकिंग कर सकें। जब हमारे रैशनल बिहेवियर को कैप्चर कर लेती है मार्केट, तो वो रैशनल डिसीजन ले पाती है कि हाँ हमें किन चीज़ों का उत्पादन करना है, हमें किस तरीके से टेक्नोलॉजी का डिस्कवरी करनी है, इन्वेंशन करनी है, ताकि हम कॉस्ट को जितना कम से कम कर सके, लागत जितना कम से कम कर सके और प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सके। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ उदाहरण दिया गया है, अ कंज्यूमर हैज़ टू डिसाइड हाउ टू एलोकेट हिज इनकम अमंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज दैट ही वॉन्ट्स टू बाई। एक उपभोक्ता डिसाइड करेगा कि अपने इनकम को वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अलग अलग कमोडिटीज़ के ऊपर खर्च करेगा। ही हैज़ टू कंपेयर द प्राइसेस एंड यूटिलिटीज़ ऑफ ईच ऑप्शन एंड चूज द वन दैट गिव्स हिम द हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन विथ हिज बजट कॉन्स्ट्रेंट। अब उसका जो बजट है, मान लीजिए कि मेरा बजट, बेसिकली हम आगे डिस्कस करेंगे ये बजट लाइन का कॉन्सेप्ट, डिमांड एंड सप्लाई, बिल्कुल सीक्वेंस में। अभी आप समझिए बजट से उसका मतलब है इनकम का। अब मेरे पास 100 ही रुपये है, ठीक है, इनकम के तौर पे। तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे केवल कंजम्पशन करनी है, और कंजम्पशन करनी है तो केवल खाने की चीज़ों की तो नहीं करनी। हम अगर कपड़े भी पहनते हैं तो वो भी हमारा कंजम्पशन है। इकोनॉमिक्स में आप ये भी समझ लो, अगर आप घर में रह रहे हो तो वो भी आपका कंजम्पशन है, किसी प्रकार के सर्विस को अवेल कर रहे हो तो वो भी आपका कंजम्पशन है, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो वो भी आपका कंजम्पशन है। लेकिन उन सारे कंजम्पशन को करने के लिए, उन सारे कंजम्पशन का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास जो बजट है वो महज 100 रुपये है।
तो आपको डिसाइड करना है कि किस गुड पे पैसा मुझे खर्च करना चाहिए, कितना कितना पैसा कैसे कैसे गुड पे खर्च करना चाहिए, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। और जब आपकी इनकम 100 रुपये है, आप उसी प्रकार से रैशनल डिसीजन ले पा रहे होगे। जिस चीज़ से ज़्यादा आपको यूटिलिटी मिलेगी, यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पार्ट, किसी चीज़ के इस्तेमाल करने के बाद मिलने वाली संतुष्टि, वो कहलाती है यूटिलिटी। तो आप उस 100 रुपये का वितरण उसी प्रकार से करोगे, अलग अलग सामग्री पे अलग अलग पैसे, और आपको अलग अलग यूटिलिटी मिल रही होगी जो कि मैक्सिमम होगी। ठीक है। नेक्स्ट, हम इस इकोनॉमिक्स इसीलिए पढ़ रहे होते हैं ताकि हम इवेल्युएट कर सके कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस हर एक व्यक्ति कर रहा होता है, चाहे वो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हो या फिर ना हो। बात समझ में आ रही है? आपको भी पता है कि अगर आने वाले कुछ ही दिनों में आपकी एग्जामिनेशन है और आप अभी बहुत ज़्यादा खेल कूद में पार्टिसिपेट रहना चाहते हो, या फिर आप ज़्यादातर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले हो, तो आपको पता है कि नहीं, अगर हमने उन सारे चीज़ों पे ज़्यादा समय बर्बाद किया और हमने पढ़ाई नहीं की, तो हो सकता है कि हम सेमेस्टर में फ़ेल कर जाएं। फिर हमारा जो फ़ी है वो बर्बाद हो जाएगा, हमारा जो वक्त है वो बर्बाद हो जाएगा, तो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी। तो आप क्या करते हो, आप बेनिफिट देखते हो। बेनिफिट किस में है? अभी उन सारे चीज़ों से दूर रह के हम पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है। तो हर डिसीजन लेने के पहले आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे होते हो, और ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना सिखाता है हमें कौन? इकोनॉमिक्स। आप इसी वजह से इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हैज़ टू डिसाइड वेदर टू स्टडी मोर और प्ले मोर। एक विद्यार्थी डिसाइड करे, या वो पढ़ना ज़्यादा चाहेगा या वो खेलना ज़्यादा चाहेगा। आप किसको ज़्यादा तवज्जो देते हो, किसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट दिख रही है और किसमें ज़्यादा आपको कॉस्ट दिख रहा है, आपको लॉस दिख रहा है। बेसिकली आप उसी आधार पे चॉइस करते हो, डिसीजन मेकिंग करते हो, रैशनल डिसीजन ले रहे होते हो। ठीक है। और हम इकोनॉमिक्स इसीलिए भी पढ़ते हैं ताकि हम अप्रिसिएट कर सके डाइवर्सिटी को एंड इंटरडिपेंडेंस को। अब इस चीज़ को समझिए। अ फार्मर इन इंडिया डिपेंड्स ऑन वेदर। भारत के जितने भी किसान हैं वो मौसम पे निर्भर करते हैं, मिट्टी और सॉइल पे निर्भर करते हैं, बीज पे निर्भर करते हैं, लेबर पे निर्भर करते हैं, मार्केट पे निर्भर करते हैं, और बहुत सारे चीज़ें हैं जिन पे भारत का किसान निर्भर करता है फॉर हिज प्रोडक्शन, अपने उत्पादन के लिए। ही ऑल्सो अफेक्ट्स एंड इज़ अफेक्टेड बाई अदर फार्मर्स। और वो प्रभावित होता भी है और प्रभावित करता भी है दूसरे फार्मर्स को, दूसरे किसानों को, कंज्यूमर्स को, विक्रेता को, इन हिज कंट्री एंड अब्रोड, यहाँ पे भी और विदेशों में भी। जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेगी, हम इसे सीक्वेंस में समझेंगे कि हम कैसे प्रभावित हो रहे होते हैं। हम WTO के बारे में भी समझेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं दूसरे कंट्री के साथ में, और उनकी वजह से क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अभी के लिए इतना जानिए कि भारत का जो किसान है वो इन सारे चीज़ों पर निर्भर कर रहा होता है। सिमिलरली, कंट्री इन अफ्रीका डिपेंड्स ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। आपको पता है कि जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है, रिच है, बहुत ज़्यादा रिच है, बट स्टिल वो पुअर क्यों है फिर? मतलब मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वो रिच है नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पे, यानी कि प्रकृति से उसे बहुत कुछ मिला है, लेकिन वो अभी भी उतना ज़्यादा अपने आप को सक्सेसफुल नहीं बना पाया है। द रीज़न बीइंग दैट कि वो उसे एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपके घर वाले कभी ना कभी ये उदाहरण ज़रूर देते होंगे कि मेरा जो बेटा है या फिर मेरी जो बेटी है वो अगर चाहे अपने क्षमता का पूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर ले तो उसे IAS, IPS, प्रोफेसर या फिर जो भी वो बनना चाहता है उसे बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो अपनी क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा या फिर नहीं कर पा रहा। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको रोक रही हो कि आप में वो क्षमता होने के बावजूद भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। उसी प्रकार से अफ्रीकन नेशन के पास भरमार है नेचुरल रिसोर्सेज की, बावजूद वो क्या कर पा रही है, उन चीज़ों का पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल नहीं कर पा रही, क्योंकि उसके पास वैसे तकनीक नहीं है, उनके पास उतने पैसे नहीं हैं, उनके पास स्किल्ड लेबर्स नहीं है। तो सारा कुछ होने के बावजूद भी वो अभी भी पुअर कंट्रीज़ में मैक्सिमम कंट्रीज़ आती है उनकी। ठीक है। तो हम समझते हैं इस प्रकार से कि हम कितने हद तक दूसरे नेशन पे डिपेंड करते हैं और दूसरा नेशन कितने हद तक हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम उन चीज़ों को भी समझने के लिए हमें इकोनॉमिक्स को समझना पड़ता है। तो हम इकोनॉमिक्स को इसी वजह से पढ़ रहे होते हैं, रैशनल डिसीजन मेकिंग के लिए,
कॉस्ट बेनिफिट को एनालाइज करने के लिए और अपने इंटरडिपेंडेंस को समझने के लिए, यानी कि हम किस पे निर्भर कर रहे हैं, कितने हद तक निर्भर कर रहे हैं और दूसरे कंट्रीज जो है वो कितने हद तक हम पे निर्भर करती है। ठीक है, अब हमें बेसिकली डिफरेंस समझना है जो आम तौर पे आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, खास करके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, कि आपसे पूछते हैं कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हालांकि हमने इसको पढ़ लिया है बट हम इसे अभी पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो इकोनॉमी एज अ होल को स्टडी कर रही होती है। ठीक है, लॉस रिलेटेड टू मार्जिनल एनालिसिस आर इंक्लूडेड इन इट्स स्कोप। अब ये मार्जिनल एनालिसिस क्या है? हमें बहुत तरह के लॉस को पढ़ना है, जैसे कि आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ोगे, जो कि आने वाले सेक्शन में आएंगे। बट अभी के लिए मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर आपको कहीं देखने को मिलता है कॉस्ट, आप इसे समझोगे क्या? टोटल कॉस्ट, यानी कि संपूर्ण लागत। लेकिन अगर आपको कहीं दिखा मिल जाए मार्जिनल कॉस्ट, है ना, मार्जिनल कॉस्ट, तो आप क्या कहोगे? एक्स्ट्रा कॉस्ट, यानी कि एक्स्ट्रा लागत। तो हम इसे आने वाले लेक्चर में प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ रहे होते हैं? प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू होल इकोनॉमी, लाइक एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को लेकर, पब्लिक फाइनेंस को लेकर। अब ये पब्लिक फाइनेंस यहाँ पे लोगों की फाइनेंसिंग नहीं है। इकोनॉमिक्स में ये भी बात आप जान लीजिए, पब्लिक का जहाँ पे बात हो रहा है, जैसे कि आप बोलते हो पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च, पब्लिक का मतलब आप बोलते हो आम जनता, बट यहाँ पे आम जनता नहीं है। पब्लिक का मतलब यहाँ पे होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का खर्च। आप बोलते हो पब्लिक डेट, है ना, तो वो है गवर्नमेंट का डेट, डेट का मतलब कर्ज। बात समझ में आ रही है? नेशनल इनकम इंक्लूडेड इन इट्स स्कोप। तो इन सारी चीज़ों को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील कर रहे होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इंडिविजुअल प्राइसेस। इंडिविजुअल पे फोकस कीजिएगा, इंडिविजुअल कंजम्पशन, इंडिविजुअल की प्राइस, इंडिविजुअल कंजम्पशन और प्रोडक्शन। मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं टोटल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम, टोटल आउटपुट, टोटल कंजम्पशन एंड जनरल प्राइस लेवल, है ना, केवल खुद की प्राइसिंग नहीं, जनरली प्राइसिंग लेवल को हम स्टडी कर रहे होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस जो होता है वो सिंपल होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। वहीं दूसरी तरफ जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि हम सभी को स्टडी कर रहे होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस कर रहा होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम एनालिसिस को ज़्यादा फोकस कर रहा होता है। चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी, इसीलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स एंड इज लेस इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पेरेटिव स्टडी, और इसीलिए इसका तुलना उतना ज़्यादा हमारे लिए इन्फ्लुएंशियल नहीं होता। बट जब हम मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एनालाइज कर रहे होते हैं, तब हम डिफरेंट कंट्रीज से भी कंपैरिजन करके देख रहे होते हैं। ठीक है, कि हमारी कंट्री जो है दूसरे कंट्री की तुलना में कैसा ग्रो कर रही है, यानी कि यहाँ पे कैसे प्रॉब्लम्स हैं बाकी नेशन की तुलना में, कैसे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं हमारे पास उन प्रॉब्लम को डील करने के लिए, बाकी नेशन के पास कैसे साधन हैं, तो वो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने पे पता चल रहा होता है। एनीवे, अब आपको जो सबसे पहले मैं अब डिस्कस कर रहा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत कैसे होती है, तो मैंने आपको बोला था कि जब भी हम बात कर रहे होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, हम जिक्र कर रहे होते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स का, क्योंकि आप इन्हें ही तबका दिए हो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो आप पहले ये बात जान लीजिए, वापस से चलते हैं पीछे। 1776 एडम स्मिथ, है ना, एडम स्मिथ। आप उन्हें, एडम स्मिथ हो या फिर आपके अल्फ्रेड मार्शल हो, आपके जेबी से हो, हम इन सब को क्या बोलते हैं? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। और उनका मानना ये होता था कि इकोनॉमिक्स ना इस तरीके से चलती है जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम होना चाहिए। तो आप उसे क्या बोलते हो? मतलब ये जो आर्ग्यू कर रहे हैं कि मार्केट को खुद से काम करने दो, मार्केट खुद में सक्षम है। मार्केट कैसे सक्षम है भाई? वो डिमांड एंड सप्लाई ही तय कर लेगा। इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है, वही तय कर लेगा। मार्केट को चलाने में वो काफ़ी है, गवर्नमेंट ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे। जहाँ पे गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ना के बराबर हो, कम से कम हो, इन्होंने एक टर्म दिया, वो टर्म क्या है? लेजाज फेयर, है ना, लेजस फेयर पॉलिसी हम उसे बोलते हैं। ये भी सवाल कई दफ़ा आपसे पूछ लिया जाता है। एंड सेज लॉ ऑफ मार्केट, सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या कहती है भाई? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड।
मतलब कि इकोनॉमी में जिन भी गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई हो चुका है वो खुद पे खुद अपने डिमांड को जनरेट कर लेगी। ठीक है, जब हम डिस्कस कर रहे होंगे डिमांड एनालिसिस को प्रॉपर तरीके से समझेंगे। लिजाज फेयर मीन्स लीस्ट इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कम से कम हो मार्केट में। ठीक है, दे बिलीव द इनविजिबल हैंड। अब यहाँ पे जो भी टर्म आ रहे हैं ना, इनविजिबल हैंड, इनविजिबल हैंड का ही मतलब है इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, है ना। यही तय कर लेगा इकोनॉमी को स्मूथली रन करने में, ये खुद ही कैपेबल है। वो इनविजिबल हैंड जो दिखता नहीं है बट वो काम बेसिकली कर रहा होता है। ठीक है, और उसके वजह से ही हम फुल एम्प्लॉयमेंट को अटेन कर लेंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट जब भी आप टर्म सुनते हो इकोनॉमिक्स में तो इसका मतलब होता है कि वो नेशन जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि वो अपने जितने भी रिसोर्सेस हैं उनका ऑप्टिमल लेवल पे यूटिलाइजेशन कर रहा है। यानी कि ये वही हो गया कि आपके जो घर वाले आपकी जो उदाहरण दे रहे होते हैं दुनिया को कि मेरे बेटे में इतना क्षमता है कि अगर वो अपनी क्षमता का संपूर्ण इस्तेमाल कर ले तो उसे आईएएस आईपीएस लॉयर बनने से कोई रोक नहीं सकता, और आप लिटरली अपनी क्षमता का संपूर्ण इस्तेमाल कर रहे होते हो और आप बन भी जाते हो। ये कुछ वैसा है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब क्या, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस। तो ये मान रहे होते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कि गवर्नमेंट अगर हस्तक्षेप नहीं करती है, मार्केट को बिल्कुल फ्री हैंड दे देती है, तो जो मार्केट में इनविजिबल हैंड यानी कि डिमांड और सप्लाई एग्जिस्ट करता है वो खुद फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन करने में सक्षम है। गवर्नमेंट का वहाँ पे किसी प्रकार से ज़्यादा रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की ये थियोरी ना बहुत समय तक चल रही होती है, लेकिन जब आप बात करते हो कीन्स की तो इनकी एक किताब आती है 1936 में, और जब मैं बात कर रहा हूँ 1936 की तो गाइस मैं बात कर रहा होता हूँ 20th सेंचुरी की, है ना। मैं बात कर रहा हूँ 20th सेंचुरी की, यानी कि अब देखो कहाँ 18th सेंचुरी और कहाँ 20th सेंचुरी, यानी कि 2 सेंचुरीज लगभग आप देख कर चलिए। उस समय तक क्लासिकल के थॉट प्रोसेस ही चल रहे थे। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स आया कैसे, तो आपको याद होगा द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो 1929-30 में हिट करती है यूएसए को। ठीक है, और डिप्रेशन का मतलब क्या है गाइस, आप कुछ वैसा ही रिलेट कीजिए। जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम चाहे कितने भी लायक हो, किसी वजह से हम इतने ज़्यादा परेशान हैं कि हम उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। हम बहुत गंदे वाले डिप्रेशन में जा चुके हैं, यानी कि हम कितने भी होशियार हो, होनहार हो, स्मार्ट हो, गुड लुकिंग हो, बहुत सारी चीज़ें हो, बट अगर हम डिप्रेशन का शिकार हैं किसी भी कारणवश तो हम उससे जल्दी निकल नहीं पाते। तो जिस समय यूएसए में द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हिट करती है 1929-30 में, उस समय जो क्लासिकल के थॉट प्रोसेस थे कि गवर्नमेंट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मार्केट खुद ब खुद फुल एम्प्लॉयमेंट लेकर आ जाएगी इकोनॉमी में, वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तब जॉन मिनार्ड कीन्स अपने किताब में लिखते हैं, ठीक है, कि हमें गवर्नमेंट के रोल को प्रमोट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इंश्योर करे कि लोगों के जेब में पैसे जाए, और गवर्नमेंट जब इंश्योर करेगी कि लोगों की जेब में पैसे जाएं तो ऐसा नहीं होने वाला है कि गवर्नमेंट खुद जाकर बाकी लोगों की जेब में पैसे डाल रही होगी। डिप्रेशन का मतलब इकोनॉमिक्स में है रिसेशन से भी बुरा फेज, यानी कि रिसेशन का मतलब है मंदी। आप समझते हो इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, रिसेशन का मतलब है मंदी, और डिप्रेशन का मतलब है कि बहुत ही भयावह मंदी, यानी कि ऐसा मंदी जिससे जल्दी निकला नहीं जा रहा। और मंदी तब आता है जब मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड नहीं हो रहा होता, मार्केट में चीज़ें दुकानों में धरी की धरी रह जाती है, लोग उसे डिमांड नहीं कर रहे होते हैं। उस समय बहुत गंदा वाला जॉब कट हो रहा होता है, और इसका उदाहरण कहीं ना कहीं हमने कोविड-19 के दौरान भी देखा है। उसके बाद अभी तक वो चीज़ें चलती आ रही है। आप जो मास ले ऑफ सुन रहे होते हो, जो लोगों को जॉब से निकाला जा रहा होता है, और तर्क ये दिया जा रहा होता है कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में घट गई है, हमारा सामान मार्केट में नहीं बिक रहा, हम पहले की तुलना में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे, तो हम कर्मचारियों को पैसे कहाँ से देंगे, इस कारण से हम उन्हें जॉब से निकाल रहे हैं, क्योंकि कंपनी अभी उतनी सक्षम नहीं है कि वो सभी को साथ लेकर चल सके। बात समझ में आ रही है। तो आप समझो कि डिप्रेशन कितना बुरा होता होगा, है ना। और आपसे मेरा यहाँ पे एक सवाल है, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज गुड फॉर द इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था के लिए कौन ज़्यादा बेटर है। पहला ऑप्शन है आपका इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई,
और दूसरा है आपका डिप्रेशन, है ना। इसका आंसर मुझे प्लीज़ कृपया कर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा तर्क के साथ में। एनीवे, ध्यान से समझेंगे तो आपने देखा क्या कि 1929-30 में ये जो क्लासिकल के थॉट प्रोसेस थे इसके द्वारा काम नहीं हो पा रहा था। यूएसए जो थी वो डिप्रेशन से नहीं निकल पा रही थी। तो कीन्स ने आर्ग्यू किया कि गवर्नमेंट के रोल को प्रमोट करना आवश्यक है। गवर्नमेंट इंश्योर करे कि लोगों के पास पैसे हो सकता है कि लोगों के पास पैसे ही ना हो, इस कारण से वो डिमांड नहीं कर रहे, चीज़ें धड़ी की धड़ी रह जा रही है। तो अब सरकार, जैसे कि मोदी जी अब जाकर लोगों के जेब में पैसे नहीं डालेंगे, सरकार करेगी क्या? सरकार अपना रोल निभाएगी। रोल क्या होता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। तो अब सरकार खर्च करती है सोशल ओवरहेड्स के ऊपर। अब ये सोशल ओवरहेड्स क्या है? सरकार डिफरेंट प्रकार के रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, ब्रिजेस, इन तमाम तरह के चीज़ों पे पैसे खर्च करती है, जिसके वजह से क्या चाहिए होता है, क्या जनरेट होता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। क्योंकि जब भी सरकार रोड्स बनाना चाहेगी, स्कूल बनाना चाहेगी, वो चाहेगी कि लेबरर्स को हायर करे। तो सरकार के पैसे खर्च करने से जॉब क्रिएशन होती है। जब जॉब क्रिएशन होती है तो लोगों को जॉब मिलती है, और जब लोगों को जॉब मिलती है तो वो अपने लेबर को सेल कर रहे होते हैं, यानी कि अपने मेहनत को सेल कर रहे हैं। बदले में उन्हें पैसे मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, वेजेस या फिर सैलरी मिल रही है। तो उन पैसों का क्या करेंगे? वो ऑब्वियस सी बात है ना, वो पैसे कमाएंगे ही, इसलिए पैसे तो नहीं खाएंगे। उन पैसों से वो उन चीज़ों का डिमांड करेंगे जो मार्केट में मौजूद है। अब पैसे आएंगे तब तो वो डिमांड करेंगे। जब पैसे आ गए वो मार्केट में जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करते हैं। जब वो डिमांड करने जाते हैं तो फिर प्रोड्यूसर को मोटिवेशन मिलती है, अरे यार मेरे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हो रही है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और वापस से जो पहले उस प्रोड्यूसर्स ने निकाल दिया था लोगों को, अब उसे वापस से लोगों को हायर करना पड़ेगा, वरना वो प्रोड्यूस कैसे करेगा उतने लार्ज अमाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज को? तो वो वापस से रोज़गार देना शुरू करेगा, लोग फिर से रोज़गार में शामिल हो जाएंगे, फिर वो मेहनत करेंगे। इस प्रकार से क्या होता है, इकोनॉमी वापस से ट्रैक पे आ जाती है, यानी कि जॉब क्रिएशन होता है। और ये जो मंदी का दौर है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, डिप्रेशन से इकोनॉमिक्स निकलने लगती है। इसी वजह से जॉन मिनार्ड कीन्स का बहुत बड़ा योगदान है हमारे इकोनॉमिक्स में, है ना। तो इन बात को आपको ध्यान में रखना है। इसी वजह से आप जॉन मिनार्ड कीन्स को फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कह रहे होते हो। द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इनकी किताब है। कभी कभी ये सवाल पूछ लिए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू कीन्स, आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी इज डिटर्मिन्ड बाय एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जिनको इन्होंने इफेक्टिव डिमांड का नाम दिया था। इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिमांड क्या है भाई? जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई होती है, वही कहलाती है आपकी इफेक्टिव डिमांड। दिस इज अ न्यू ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इज इमर्ज्ड, यहाँ से नया ब्रांच इकोनॉमिक्स का शुरू होता है। इट इज़ कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ये होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड जॉन मिनार्ड कीन्स इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये महंगाई को हम कहाँ स्टडी करते हैं, बेरोजगारी को हम कहाँ स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और जॉन मिनार्ड कीन्स ने इन्हीं को स्टडी किया, इनके ऊपर किताब लिखी, और आप इन्हें फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हो। आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने समय में इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। जैसे कि वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया, वेलफेयर डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया, स्कार्सिटी डेफिनेशन लियोनल रॉबिन्स के द्वारा दिया गया, ग्रोथ डेफिनेशन बाय सैमुअलसन एंड मॉडर्न डेफिनेशन बाय AC दास, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, ये है आपके एडम स्मिथ, जिन्होंने किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। ये किस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं इकोनॉमिक्स को? ही डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस विच इंक्वायर्स इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि कारण क्या है। आपको मैं बिल्कुल साफ सुथरे सीधे शब्दों में बताता हूँ। जो देश जितना धनवान होगा, जिसके पास जितना ज़्यादा वेल्थ होगा, धन होगा, वो उतना तेज गति से डेवलप कर सकता है। बात समझ में आ रही है? ही इम्फेसाइज द प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ वेल्थ एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। और इन्होंने प्रोडक्शन और ग्रोथ ऑफ वेल्थ को ही, यानी कि वेल्थ का ही बढ़ना, उनका ही ग्रो होना, उसे ही माना सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन एक बात को समझिए, ये तरीकों पे नहीं जा रहे हैं। वेल्थ एक्यूमुलेट करना तो है, ज़्यादा धन एकत्रित करना है,
और ये सही बात है, हम जितना ज़्यादा धनी हैं उतना ज़्यादा हम ग्रो कर सकते हैं, हम उतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों को खरीद सकते हैं, अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। आज हमारी अगर औकात इतनी सी है कि हम एक ऑल्टो कार परचेज कर पा रहे हैं, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा धन एकत्रित करेंगे तो आने वाले दिनों में हम लैम्बोर्गिनी कार को भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन माध्यम गलत भी तो हो सकता है वेल्थ एक्युमुलेट करने का। हो सकता है मैंने कुछ गलत तरीके अपना लिए, मैंने चोरी वगैरह करना शुरू कर दिया, मैंने डाका डालना शुरू कर दिया, मैंने फिरौती मांगनी शुरू कर दी और इस तरीके से भी मैं वेल्थ को एक्युमुलेट कर रहा हूँ। तो केवल अगर हमारा फोकस वेल्थ के ऊपर होगा तो लोग इसका गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि एडम स्मिथ ने ये नहीं कहा कि तुम इस तरीके से करो, लेकिन इसका परिणाम ये हो सकता है कि लोग ऐसा करना भी शुरू कर दें। ठीक है, इसीलिए इसे बाद में दूसरे इकोनॉमिस्ट क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्योंकि इनका पूरा फोकस वेल्थ के ऊपर हो जाता है ना। देखिए जैसे कि इसकी फीचर्स क्या थी, इट टेक्स इनटू अकाउंट ओनली ऑन मटेरियल गुड्स, केवल मटेरियलिस्टिक गुड पे ज़्यादा फोकस था। एग्जैगरेटेड द एम्फेसिस ऑन वेल्थ, वेल्थ पे ज़्यादा फोकस किया गया। इंक्वायर्स द कॉस्ट बिहाइंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ, और आप कैसे वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। और क्रिटिसाइज कैसे किया जा रहा है, ये इकोनॉमिक्स को डिसमल और सेल्फिश साइंस की तरह बता रहे हैं, है ना। बिल्कुल सेल्फिश मोटिव कि मुझे बस वेल्थ क्रिएट करना है, मुझे अपने आप से मतलब है, मैं बस धनी होना चाहिए, दुनिया को मैं चिंता नहीं कर रहा कि उनके पास वेल्थ है या नहीं है, मैं केवल अपना सोच रहा हूँ। नहीं, तो ये सेल्फिश मोटिव वाला थोड़ा साउंड करता है। इट डिफाइंड वेल्थ इन अ वेरी नैरो एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस, उन्होंने बहुत छोटा डेफिनेशन दिया है वेल्थ के ऊपर भी। इट कंसिडर्ड ओनली मटेरियल एंड टैंजिबल गुड्स, यानी कि जो चीज़ें दिख सकती है, हमारे घर में फ्रिज हो, कूलर हो, एसी हो, कार हो, बाइक हो, हर तरह की सामग्री हो, सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो, उससे ही हमारा डेवलपमेंट पता चल रहा होगा। इट गेव इम्फेसिस ओनली ऑन वेल्थ एंड रिड्यूस्ड मेन टू सेकेंडरी प्लेस, और लोगों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, वेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसी वजह से इन्हें क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। दूसरा हम समझते हैं किनके बारे में, अल्फ्रेड मार्शल के बारे में। इनकी फेमस बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अल्फ्रेड मार्शल मैनकाइंड को यूज करते हैं, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं बेसिकली, जो जहाँ पे लैग कर रहे होते हैं एडम स्मिथ। अल्फ्रेड मार्शल स्टेटेड दैट इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ये सारे डेफिनेशन कभी कभी डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, तो इन कीवर्ड्स को बिल्कुल आप याद रखिएगा। In the ordinary business of life, it examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being। यानी कि एक बात को समझिए, यहाँ मैनकाइंड तो है, बट यहाँ पे वापस से मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस यहाँ पर भी किया गया है। इट इज़ ऑन वन साइड स्टडी ऑफ वेल्थ, एक तरफ ये वेल्थ को स्टडी कर रहे हैं, ऑन द अदर साइड स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर बेस्ड ऑन वेल्थ। और ह्यूमन वेलफेयर के बारे में भी जब स्टडी कर रहे हैं दूसरे छोर पे, तो वो आधार क्या है, वो भी वेल्थ ही है, कौन कितना ज़्यादा वेल्दी है। ठीक है, मैनकाइंड हालांकि उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया एडम स्मिथ के द्वारा, इन्होंने इंट्रोड्यूस तो किया है, लेकिन मैनकाइंड को भी स्टडी कर रहे हैं, उनका डेवलपमेंट भी पता चलेगा कि वो वेल्थ कितना एक्युमुलेट करते हैं, वो वेल्थ कितना एक्सेस करते हैं। ठीक है, इट इज़ प्राइमरली द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मतलब कि कौन मैन कितना ज़्यादा धनवान है, धनी है, कितना ज़्यादा वो पोसेस करता है वेल्थ को। इट इज़ ऑन द वन साइड ऑफ द स्टडी ऑफ वेल्थ, अदर ऑन द स्टडी ऑफ मैन। इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट कंसर्न विद सोशल। अब ये समाज, धर्म, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को कंसीडर नहीं करते, किसी भी इंसान के जीवन में इन सारे चीज़ों का भी प्रभाव होता है कि वो किस धर्म से बिलोंग करता है, वो कैसे समाज में रहता है, राजनीतिक जो स्ट्रक्चर होती है उसके आसपास की, उन सारी चीज़ों से भी वो प्रभावित होता है और प्रभावित करता भी है। उनको इन्होंने कंसीडर नहीं किया, उन्होंने मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे भी फोकस किया है ज़्यादा। ह्यूमन वेलफेयर विच इज़ रिलेटेड टू वेल्थ, इट लिमिट्स द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ अमेंडेबल टू मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। अब इन्हें इसी वजह से क्रिटिसाइज भी करते हैं लोग। इट कंसीडर्स इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस रैदर देन अ ह्यूमन साइंस। उन्होंने इकोनॉमिक्स को केवल एक सोशल साइंस के दायरे में रखा, ह्यूमन साइंस नहीं समझा। और अभी मैं बता दूं, इकोनॉमिक्स बहुत हद तक वो एक्सप्लोर्ड हो चुकी है, मायने डेफिनेशंस बदल चुके हैं, जो हमें इसी सेशन में देखने को मिलेगा। एनीवे, इट restricts the scope of economics to the study of persons living in organized communities only। यानी कि केवल ये वैसे व्यक्ति को स्टडी कर रहे हैं, ऐसा साउंड होता है कि वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रह रहे हैं, जहाँ पे हर कुछ परफेक्ट है।
वेल बैलेंस्ड है। लेकिन बहुत सारी सोसाइटीज़ वैसे भी है, रीजन्स वैसे भी हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं और शायद इनका डेफिनेशन वहाँ पे फिट नहीं बैठता। वेलफेयर इन इट सेल्फ हैज़ अ वाइड मीनिंग। वेलफेयर का मतलब बहुत सारे चीज़ों से हो सकता है। मेरा समाज जो है वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा धनवान हूँ, ठीक है, लेकिन वहाँ पे चोर लुचक्के भी ज़्यादा होते हैं, आतंकवादी गतिविधियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, यानी कि धार्मिक अशांति भी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या वैसे समाज में रहकर हमें खुशी मिल रही होगी? नहीं मिल रही होगी। तो हमारे वेलफेयर का केवल एक पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता कि हमारे पास धन कितना है, अदर पर्सपेक्टिव भी बहुत मायने रखते हैं जिनको इन्होंने कंसीडर नहीं किया, अकाउंट में नहीं लिया। इसी कारण से इन्हें भी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। अगला डेफिनेशन आता है आपका स्कार्सिटी डेफिनेशन, जो दिया गया था रॉबिन्स के द्वारा 1932 में। इनकी एक फेमस बुक आई थी, एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। According to Leonard Robbins, economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative usage। और आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद रखनी है। अगर ये समझ में नहीं आ रही तो कुछ ही क्षण में आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए। उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है चॉइसेस अंडर स्कार्सिटी, यानी कि हमें पता है हमारे पास संसाधनों की कमी है। रिसोर्सेज का मतलब संसाधन, स्कार्सिटी का मतलब कमी। तो उस कमी के बीच में हम कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किन चीज़ों को हमें चॉइस करना है, किन चीज़ों पे पैसे खर्च करना है। तो इनका डेफिनेशन थोड़ा अलग निकल कर आता है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद दैट एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर विच अराइजेस फ्रॉम द स्कार्सिटी ऑफ मीन्स टू अचीव गिवन एंड्स, यानी कि जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्स जो हमारे पास है उनका इस्तेमाल करके कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं कि अपने वांट को, अपने चाहत को सेटिस्फाई कर सकें। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गाइस? ये एक पॉजिटिव साइंस है। आगे के सेशन में डिस्कस करना है ये पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है, ठीक है। न्यू कॉन्सेप्ट ये इंट्रोड्यूस करते हैं, इसलिए कुछ नयापन देखने को मिलता है। अनलिमिटेड एंड्स है। अनलिमिटेड एंड्स का मतलब क्या है गाइस? वांट्स। एंड्स यहाँ पे बताता है वांट्स के बारे में, हमारी चाहत बिल्कुल अनलिमिटेड है। स्कैर्स का मतलब बता रहे होते हैं यहाँ पे। एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स, यानी कि ऑल्टरनेटिव यूसेज, आप अपने लैंड का इस्तेमाल या तो किसी को रेंट पे दे सकते हो या खुद ही वहाँ पे खेती कर सकते हो। लैंड आपका एक ही है बट उसका ऑल्टरनेटिव यूसेज है। उन सारे चीज़ों के बीच में आप कैसे चॉइसेस मेकिंग करते हो, है ना, इन चीज़ों पे फोकस किया गया है। इट एम्फेसाइजेस ऑन द चॉइस, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। अब देखो इन्हें भी क्रिटिसाइज किया गया, किस ग्राउंड पे? इट डज नॉट फोकस ऑन मेनी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज, साइक्लिकल इनस्टेबिलिटी। अब देखो आपको आगे पढ़ना है बिजनेस साइकिल के बारे में, है ना, कि वो कभी पीक पे होता है, कभी उसकी डाउनफॉल होती है। तो इन सारे चीज़ों को स्टडी नहीं किया गया। जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, कभी मंदी का दौर चल रहा है मार्केट में, कभी महंगाई का दौर चल रहा है मार्केट में, उस समय चॉइसेस मेकिंग कैसे होगी, है ना, उन सारे चीज़ों को अकाउंट में नहीं लिया गया। बेरोजगारी के समय कैसे लड़ना है, इनकम कैसे जनरेट करना है, डिटरमाइन कैसे करेंगे हम नेशनल इनकम को, उन सारे चीज़ों को यहाँ पे नहीं बताया गया इनके द्वारा। इट डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन रिसोर्सेज ओवर टाइम। और अगर मान लीजिए कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी थी, लेकिन हो सकता है कि आपने इतना ज़्यादा इनोवेशन कर लिया हो, इतना ज़्यादा आपने तरक्की कर ली हो कि अब आपके पास कुछ चीज़ों की कमी नहीं हो रही, आपने उसको सरप्लस में प्रोड्यूस कर दिया है। उस समय डिसीजन मेकिंग किस प्रकार से होगी, है ना। तो यानी कि इन सारे चीज़ों को डिस्कस नहीं किया गया। इट हैज़ ट्रीटेड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ स्कार्सिटी ओनली, और इन्होंने केवल इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ स्कार्सिटी ही माना। आप इसको वैसे समझ सकते हो, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी, यानी कि इकोनॉमिक्स किसका अध्ययन है? स्कार्सिटी का, कमी का। ये बताया था रॉबिन्स ने। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपका दिया गया ग्रोथ डेफिनेशन। अब दायरा धीरे धीरे ओवर द टाइम पीरियड इकोनॉमिक्स का बढ़ता चला गया है। ये जो पॉल सैमुअल्सन डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक्स को, वो अब कुछ इस प्रकार से हो गया है 1948 में। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय द स्कैर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेटिव यूसेज। आपने बोला सर यहाँ तक तो चीज़ें बिल्कुल पहले वाली डेफिनेशन आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है। टू वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन नाउ and in future among various people and group of society
इट एनालाइजेस द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ इम्प्रूविंग पैटर्न ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। इन्होंने दायरा किस प्रकार से बढ़ाया है, यानी कि ग्रोथ आप कैसे हासिल करते हो स्कैर्स सिचुएशन में, क्योंकि इन सारी चीज़ों को तो छोड़ दिया गया था। सरप्लस में कैसे चीज़ों को टैकल करेंगे, आप ग्रोथ कैसे हासिल कर रहे हो जब सिचुएशन स्कैसिटी की हो रही है, आप किस प्रकार से जिन चीज़ों का ऑल्टरनेटिव यूसेज भी है आप उसका आवंटन कैसे करने वाले हो बेसिकली, है ना। आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे करंट जनरेशन को और साथ साथ आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि आप रिसोर्सेज का उस तरीके से इस्तेमाल करो ताकि आने वाले जनरेशन के लिए भी बचा रहे, है ना। तो ये डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, ठीक है। तो ये सारा फोकस यहाँ पे देखा जाता है। इट इज़ नॉट मियरली कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो विद द एक्सपेंशन ऑफ रिसोर्सेज। तो केवल ये बंटवारा कैसे होगा रिसोर्सेज का, केवल यहाँ पे इसको स्टडी करने की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि रिसोर्सेज का एक्सपेंशन कैसे होगा, हमारे पास रिसोर्स बढ़ेंगे कैसे। आप देखो हमारे पास जितने भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड है, हम इसे सपोज करो कि 1 टन ऑफ पोटैटो को क्या कर सकते हैं, उसको उपज कर सकते हैं, है ना, पोटैटोज का उपज कर सकते हैं। लेकिन अभी देखिए इंसान इतना ज़्यादा ग्रो कर चुका है, मैनकाइंड। आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में भी सुना होगा, ठीक है, कि लोग अपने घर के छतों पे भी, उनको लैंड प्रॉपर नहीं चाहिए, वो अपने छतों पे भी उत्पादन कर देते हैं। तो कहने का मतलब क्या, पहले की तुलना में हम एक्सपेंड कर रहे हैं ना रिसोर्सेज को, हम ज़्यादा उत्पादन कर पा रहे हैं, हमने वो इनोवेशन हासिल कर लिया है, डेवलपमेंट हासिल कर लिया है। तो यह स्टडी किया जा रहा है कि रिसोर्स को एक्सपेंड भी कैसे करना है। इट एनालाइज्ड हाउ द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज टू बी यूज्ड टू कोप अप विद इंक्रीजिंग ह्यूमन वांट्स। और जिस तरीके से लोगों की चाहत बढ़ती चली जा रही है, उनका डिमांड बढ़ता चला जा रहा है, उसको फुलफिल करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सप्लाई भी कैसे हो, क्योंकि जितने भी लोग जन्म ले रहे हैं, जितना ज़्यादा लोग जन्म ले रहे हैं उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा। तो क्या हमारे पास वैसे तकनीक है, क्या हम वैसा सोच पा रहे हैं कि आने वाले समय में हम कैसे बढ़ाएंगे रिसोर्सेज को, तभी तो फ्यूचर जनरेशन को डिमांड को मीट कर पाएंगे। तो ये उस तरीके से चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ अ मोर डायनेमिक अप्रोच। इनका जो एक्सप्लेनेशन था इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने का, वो ज़्यादा डायनेमिक था बाकी इकोनॉमिस्ट की तुलना में। इट कंसीडर्स द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। और इन्होंने ये माना कि ये जो रिसोर्सेज का बंटवारा करने का जो प्रॉब्लम है, ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, और कोई भी देश, चाहे वो विकसित हो, वो विकासशील हो, या फिर वो अंडर डेवलप्ड हो, अनडेवलप्ड हो, सबको ये प्रॉब्लम फेस करना होता है। इट इज़ comprehensive in nature as it is both growth oriented and future oriented। तो आप यहाँ से क्रैक कर सकते हो इनके डेफिनेशन को। इनके डेफिनेशन में आपको ग्रोथ का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है और फ्यूचर के बारे में भी जिक्र होता हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे सारे जो अर्लियर डेफिनेशन थे उसको अकाउंट में लेने के बाद ये ऐड ऑन करते हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है। क्रिटिसाइज इनको भी किया गया है कुछ ग्राउंड के ऊपर। इट अज्यूम्स दैट इकोनॉमिक्स इज रेलिवेंट फॉर स्कार्सिटी। इकोनॉमिक्स बिल्कुल रेलिवेंट है स्कार्सिटी के लिए, सिचुएशन, एंड इट इग्नोर सरप्लस रिसोर्स कंडीशन। और ये सरप्लस रिसोर्स कंडीशन को फिर उसका बंटवारा कैसे होना है, वहाँ पे थोड़ा सा ये मात खा जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्रिटिसाइज करने के लिए यहाँ पे पॉइंट बनती है। सरप्लस रिसोर्सेज कंडीशन का मतलब है कि ठीक है हम एक्सपेंड कर रहे हैं, फिर उसका जो एलोकेशन होना है वो किस प्रकार से होना है, आप उसको वैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं डेफिनेशन वो है आपका मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर AC दास, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइस मेकिंग बाय इंडिविजुअल्स। अब देखिए मैं इसको ज़्यादा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ता हूँ, पहले जितने भी इकोनॉमिस्ट ने बातें कही हैं उनको ये अकाउंट में लेते हैं, ठीक है, और ये उसके बाद कुछ और भी ऐड ऑन करते हैं, वो आप बखूबी अभी तक समझ गए होंगे। स्टडी ऑफ चॉइसेस बाय ऑल इन मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बेनिफिट्स विद द गिवन रिसोर्सेज ऑफ स्कैर्स एंड सरप्लस फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। अब जहाँ पे ये सरप्लस के साथ क्या करेंगे, उन चीज़ों पे जहाँ पे अर्लियर इकोनॉमिस्ट लैग कर रहे थे, ये उन चीज़ों को बता देते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, ओवर द टाइम इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसके डेफिनेशन है, वो मॉडिफाई होती ही चली गई है ना। और इन चीज़ों को हम पढ़कर समझ सकते हैं कि कैसे इवॉल्व हो रहा है इकोनॉमिक्स, आपका सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके। तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। एनीवे, आप देखो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है जो कि कंक्लूड करता है कि एडम स्मिथ ने किसके ऊपर फोकस किया, वेल्थ के ऊपर, अल्फ्रेड मार्शल ने प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज़ के ऊपर, रॉबिन्स ने स्कार्सिटी के ऊपर। तो आप इसको देख सकते हैं।
इन सारे डिस्कशन से पता क्या चलता है, इकोनॉमिक्स का जो कोड है वो है चॉइस, कि हम चॉइस मेकिंग कैसे करते हैं। ठीक है, हमारा जो फंडामेंटल एक्टिविटीज़ होता है इकोनॉमी में वो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है, और जो एम होता है बेसिकली जो लक्ष्य है वो ऑप्टिमाइज करना है गिवन रिसोर्स को, यानी कि उसका ऑप्टिमल लेवल पे यूटिलाइजेशन करना है और ग्रोथ को हासिल करना है। तो ये हमारे इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है। एनीवे, जो मैंने आपको बताया था कि हमें डिस्कस करना है पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये क्या होती है, तो ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। इसके डेफिनेशन को भी कई दफ़ा आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? अ स्टेम ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन डेटा एंड फैक्ट्स, यानी कि आप समझो कि डेटा क्या बोल रहा है। मैं कहता हूँ कि ठीक है भाई, मान लीजिए कभी इलेक्शन हुई, हालिया में इलेक्शन हुई, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इलेक्शन हुई, हालांकि बाकी सारी पार्टियां भी थी, मैं अभी मानकर चल रहा हूँ बीजेपी और कांग्रेस। आप अगर ऐसा कहते हो अरे यार कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, ठीक है, तो क्या ये अच्छा प्रदर्शन किया ये बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी अभी रूल कर रही है, सरकार चला रही है? मैं पूछूंगा भाई केंद्र में कौन है? फैक्ट क्या है? डेटा क्या कहता है? डेटा ये कहता है कि बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट जो है उसके पास मेजोरिटी है, उन्होंने मेजोरिटी का आंकड़ा पार किया है, तो सेंटर में वही रूल कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये नहीं बता रहा होता है कि उसने अच्छा प्रदर्शन किया। फैक्ट क्या है, डेटा क्या कहती है? तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलती है व्हाट इज, है ना, क्या है, डेटा क्या बोल रहा है, अच्छा ये बोल रहा है तो यही बात है, उसको क्या होना चाहिए उससे मतलब नहीं है, क्या है वो उसे ही कंसीडर करती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ऑन बेस्ड करता है वैल्यू के ऊपर, ओपिनियंस के ऊपर, जजमेंट के ऊपर। जैसे किसी ने जजमेंट पास कर दिया, उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया, है ना, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वही है, वैल्यू जजमेंट के ऊपर। ये जो आपका पॉजिटिव है वो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, ठीक है, और ये होता है आपका परस्क्रिप्टिव इन नेचर। बात समझ में आ गई? अब डिस्क्रिप्टिव कहते हो क्या, वर्णनात्मक को, या वर्णन कैसे कर रहे हो बेसिकली, उसका वर्णन कैसा हो रहा है, और ये परस्क्रिप्टिव है बेसिकली। व्हाट इट डज एनालाइज, है ना, कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि कारण और प्रभाव को स्टडी कर रहा होता है, किसी चीज़ के पीछे का कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एंड इट ऑफर्स सब्जेक्टिव आइडियाज़, और ये आइडिया दे रहा है बेसिकली, है ना, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इट स्टडीज, जैसा मैंने बताया, व्हाट एक्चुअली इज, है क्या, रियलिटी में क्या है, और ये बता रहा है क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जो आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है आप उसे टेस्ट कर सकते हो ना, आप डेटा को वेरीफाई कर सकते हो। मैंने बोला ठीक है एनडीए लेड गवर्नमेंट को 340 सीट्स आती है, सपोज करो, मुझे डेटा एग्जैक्ट याद नहीं है ना, तो आप जाकर इसको वेरीफाई कर सकते हो ना, इलेक्शन कमीशन के साइट पे जाकर देख सकते हो कि हाँ उसके एनडीए लेड गवर्नमेंट को कितनी सीटें आई हैं, तो हाँ भाई आई है, तो आप इसे टेस्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। बट स्टेटमेंट को आप वेरीफाई नहीं कर सकते, उसने अच्छा परफॉर्म किया, गंदा परफॉर्म किया, भाई अच्छा परफॉर्म करता तो सेंटर में आ जाता, बाकी लोग तो ये कहेंगे, है ना, उसको रूल करना चाहिए, वेरीफाई कैसे करें। ठीक है, और उसके लिए भी अगर वेरीफाई करना है तो आप ये बोल सकते हो हाँ सर पहले की तुलना में कंपेयर तो कर सकते हैं, तो पहले की तुलना में हम सीट्स ही कंपेयर करोगे ना, तो सीट्स जब कंपेयर कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो, वो फिर से हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, वो वापस से पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गया, क्योंकि आप डेटा को वेरीफाई कर रहे हो। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को वेरीफाई कर सकते हैं आप, नॉर्मेटिव को वेरीफाई नहीं कर सकते। इट रिफर्स टू साइंस विच इज़ बेस्ड ऑन डेटा एंड फैक्ट्स, ये डेटा एंड फैक्ट के ऊपर आधारित होती है, वैल्यू जजमेंट के ऊपर आधारित होती है। ये रियलिस्टिक सिचुएशन के बारे में बता रहा है, और ये एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन होना चाहिए, और ये बताता है कि ऐसा सिचुएशन है। ठीक है, इट डील्स विथ हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज सॉल्व, ये बताएगा कि अच्छा ठीक है जब जीडीपी बहुत कम रेट से बढ़ रही थी, सरकार ने इतना पैसा इंजेक्ट कर दिया इकोनॉमी में, इतना पैसा, पूरा चीज़ बता रहा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन नॉर्मेटिव बता रहा है कि अरे वो प्रॉब्लम आ रही है ना, उसको वैसे सॉल्व कर लेना चाहिए था। ठीक है, तो ये जजमेंट पास कर रही है, बात समझ में आ गई? तो ये अंतर है आपके पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। ओके देन, आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, स्कार्सिटी वर्सेस चॉइस। आपको इसे भी ध्यान में रखना है, आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स को ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बिकॉज ये सेशन थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। स्कार्सिटी का मतलब आप समझ चुके हो, एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, और उसी सिचुएशन में हमें चॉइसेस मेकिंग करनी है।
और इसके ऊपर चर्चा हमने अच्छा खासा कर लिया है। आप अगर प्रॉपर तरीके से चाहो तो इन चीज़ों को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। हर एक चीज़ों का ऑल्टरनेटिव यूजेस होता है, ठीक है। आप चीनी का इस्तेमाल चाय बनाने में भी करते हो, आप चीनी का इस्तेमाल खीर बनाने में भी करते हो, आप चीनी का इस्तेमाल मिठाई के लिए भी बनाने के लिए करते हो। तो आपको देखना है कि आप कैसे चॉइस कर रहे हो जब किसी चीज़ का ऑल्टरनेटिव यूसेज है, और आपको कहाँ पे किस चीज़ को चॉइस करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है। क्या मिठाई बनाने के बाद मिलेगी, क्या चाय बनाने के बाद मिलने वाली है, क्या खीर बनाने के बाद मिलने वाली है, तो वो आपको डिसाइड करना है। बिकॉज आपके पास हो सकता है कि जो रिसोर्सेस हो उसका जो मात्रा है वो बिल्कुल लिमिटेड है, ठीक है। चॉइस अंडर स्कैसिटी, आप इसको वैसे समझ सकते हैं। फर्दर आप इसे रीड कर सकते हैं, हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया है। दूसरा सेक्शन है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है गाइस? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। आप लिखते हो ना इकोनॉमिक्स के टर्म में क्यू, क्यू यहाँ पे आउटपुट बता रही है। आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इनका इस्तेमाल करके आप क्यू को बना रहे होते हो, ठीक है। एक बात जहाँ पे लोग बहुत सारा गलती करते हैं या फिर बहुतों को पता भी नहीं होता, इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब केवल ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता। इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब होता है ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज विच वी हैव अचीव्ड, विच वी हैव गिवन फ्रॉम द नेचर। बात समझ में आ रही है? जो भी हमने नेचर के द्वारा प्राप्त किया है वो सब कुछ लैंड के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चाहे आप मान लो कि आपका लैंड का टुकड़ा हो, आपका वायु हो, आपका जल हो, आपके फॉरेस्ट हो, वो सभी कुछ लैंड के अंतर्गत आएंगे। लेबर आप समझ रहे हो कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं बेसिकली, है ना। जो वर्कर्स होते हैं वो लेबरर्स हैं। जो कैपिटल है आपका, मान लीजिए आपका मनी है, टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, वो सारा कुछ आपका कैपिटल है। और एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा व्यक्ति जो आइडिया लेकर आता है, जो पैसों का प्रबंध कर रहा होता है, जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा होता है, रिस्क ले रहा होता है, वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। और ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का इस्तेमाल करके ही आप फाइनल आउटपुट को जनरेट कर रहे होते हो। तो इन बात पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। और गाइस आप सभी को पता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स में हम 3 तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये सवाल पूछते हैं इकोनॉमिक्स में, क्या प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, जो बताता है कि डिसाइडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट सोसाइटी नीड्स। समाज क्या चाहता है, समाज कैसे गुड्स का डिमांड करता है, उसको कैसे गुड्स की नीड है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अभी हम यूक्रेन में होते या फिर अभी हम सीरिया में होते, ठीक है। खाने पीने के लाले पड़े हैं, लेकिन साथ साथ हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है, हमें बचना भी है। तो हमें अपने रिसोर्स जो है, जो पैसे हैं, वो खाने पीने पे तो खर्च करने होंगे, लेकिन अपने जीवन बचाने पे भी तो ज़्यादा खर्च करना होगा। तो सोसाइटी को अभी क्या चाहिए, हमें तय करना होता है व्हाट टू प्रोड्यूस। अगर मान लीजिए कि हम 3-4 दिन तक भूखे रह सकते हैं, थोड़ा बहुत खाकर भी रह सकते हैं, लेकिन अपने आप का बचाव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि हमारा जो मैक्सिमम रिसोर्स हो वो खर्च हो रहा हो आर्म्स के ऊपर, आर्म्स यानी कि हथियारों के ऊपर। बात समझ में आ गई? व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि सोसाइटी की ज़रूरत क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे। अब प्रोड्यूस करना तो समझ गए कि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, मान लेते हैं एग्रीकल्चरल गुड्स का, फूड ग्रेन्स का, ठीक है। लेकिन कैसे प्रोड्यूस करें? क्या हमारे पास तकनीक ज़्यादा है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा टेक्निकली एडवांस्ड है, तकनीकी विकास हो चुका है, यूएस की तरह हमारा नेशन है जहाँ पे हर कुछ जो हम भारत देश में मैनुअली कर रहे होते हैं, लेबरर्स की मदद से कर रहे होते हैं, वही सारी चीज़ें वेस्टर्न वर्ल्ड में मशीनों की मदद से हो रही है, बहुत जल्दी हो जा रही है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी हो जा रहा है, उसका लागत भी कम लग रहा है। तो वो अचीवमेंट क्या हम हो चुका है हमारे पास, या हमारे पास लेबर ज़्यादा है। आप सबको पता है, अगर मैं बात कर रहा हूँ लेबर की यानी कि वर्क फोर्स की यानी कि पॉपुलेशन की, तो हमारा देश है वो नंबर 1 है। यानी कि हमारा देश लेबर की आबादी ज़्यादा होगी यहाँ पे। वैसे भी हमारे देश को यंगर पॉपुलेशन वाला नेशन कहा जाता है, यंगेस्ट नेशन कहा जाता है। लोगों को चाहिए भाई रोजगार। यहाँ का जो मीडियन एज है वो 28.2 साल है। तो इतने वाले एज के लोगों को रोजगार ही चाहिए एट द एंड, है ना। तो आप समझिए कि हमारे देश में लेबर ज़्यादा है, तो हम कैसे तकनीक का इस्तेमाल करेंगे? लेबर इंटेंसिव। बात समझ में आ गई? लेबर इंटेंसिव यानी कि वैसा गुड्स बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे लेबर का खपत ज़्यादा हो, तभी तो बेरोजगारी का जो सिचुएशन है वो घटेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए हम यूएसए में होते, वेस्टर्न वर्ल्ड में होते, ब्रिटेन में होते, तो हमारे पास कैपिटल ज़्यादा होता, तो हम कैपिटल इंटेंसिव तकनीक का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करते,
तो ये होता है हाउ टू प्रोड्यूस। और नेक्स्ट आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, यानी कि कैसे कैसे वर्ग हैं हमारे नेशन में, कौन कितना एबल है पे करने के लिए। हम इस गुड्स को बनाएंगे तो, लेकिन इसके लिए पे करने वाले कितने वर्ग के लोग हैं, वो पे कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे, किसके लिए हम बनाएं। उदाहरण के तौर पे हम लैम्बोर्गिनी कार को बना रहे हैं, क्या वो आम जनता के लिए है, भारत के मिडिल क्लास फैमिली के लिए या पुअर क्लास फैमिली के लिए? नहीं, वो जो बनाएगा वो एलीट क्लास फैमिली के लिए बना रहा होगा। तो किसके लिए बनाए, ये सवाल भी पूछा जाता है इकोनॉमी में, उस हिसाब से चीज़ों को बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, आप इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे भी रीड कर सकते हो। ओके, ये 3 प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम अराइज होता कैसे है गाइस, इकोनॉमी में प्रॉब्लम आता कैसे है, ध्यान से देखेंगे। हमने क्या बोला, हमारी जो चाहत है वो अनलिमिटेड है, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यानी कि चाहत तो हमारी बिल्कुल अनलिमिटेड है, लेकिन उन चाहत को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो बिल्कुल लिमिटेड है। ठीक है, इस कारण से प्रॉब्लम होती है। हम जो चाहते वो अगर हासिल कर लेते तो हमें कभी प्रॉब्लम ही नहीं होती। हम अगर लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनना चाहते हैं और हम बस चाहते और बन जाते तो हम कभी पढ़ते ही नहीं। ठीक है, हमें पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो चाहत तो बहुत अनगिनत है, लेकिन उन चाहत को पूरा करने के लिए रिसोर्स भी तो लिमिटेड है। आप अगर सर्टेन एज को पार कर जाते हो, बहुत तरह के फॉर्म को आप फिलअप नहीं कर पाते कि 25 साल पार हो गया फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते, 30 साल पार हो गया आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। तो आप सोचो, टाइम भी एक रिसोर्स है। इकोनॉमिक्स में तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है वक्त, तो वो भी एक रिसोर्स है। और अगर आपके पास रिसोर्स लिमिटेड है ना, यानी कि वक्त लिमिटेड है, आपको 30 साल के पहले ही अच्छे से पढ़ लिख कर तैयार हो जाना है, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेनी है, वरना फिर आप नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है। तो प्रॉब्लम फिर होगा आपके साथ। उसी प्रकार से इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम होता है कि लोग तो डिमांड बहुत सारी चीज़ों का कर रहे होते हैं, लेकिन हर तरह के डिमांड को फुलफिल करने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन मौजूद नहीं होता है ना, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है और उन रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूसेज है। आपके पास एक लैंड है, बहुत छोटा सा एरिया है, और आपको डिसाइड करना है कि मुझे ना घर भी अच्छा खासा एरिया में चाहिए और मुझे वहाँ पे खेती बाड़ी भी करनी है, और लैंड का केवल एक ही टुकड़ा है। तो भैया या तो आप अपना घर यहाँ पे खड़ा कर लीजिए और यहाँ पे आप खेती बाड़ी कर लीजिए, आप कहीं बाहर रह लीजिए। तो आपको चॉइस करना होगा, उस लैंड का ऑल्टरनेटिव यूसेज है, या फिर आप आधे आधे में करो। ज़्यादा जिसका नीड है एग्रीकल्चर करने का उसमें खेती बाड़ी करो ताकि ज़्यादा उपज हो सके, ज़्यादा आप खाओ भी, ज़्यादा बेच के कमाओ भी, और छोटे से एरिया में कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ेगा आपको। तो आपको ही डिसाइड करना है, इन प्रॉब्लम को टैकल करना है। और ये प्रॉब्लम आती ही इस वजह से है क्योंकि अनलिमिटेड वॉन्ट्स होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होती है, और उन रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूजेस होता है। ठीक है, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये वन ऑफ द की टॉपिक है आपके इकोनॉमिक्स के स्टार्टिंग पॉइंट का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और ये बता रहा होता है कि आप अपने इनपुट्स का, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप अपने इनपुट्स का, इनपुट्स यानी कि लेबर और कैपिटल, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए लेबर और कैपिटल, कैपिटल मान लीजिए मशीनरी, लेबर मान लीजिए वर्कर्स, तो आप उनका इस्तेमाल करके मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। और ये जो कर्व होती है वो कॉनकेव टू द ऑरिजिन होती है, कॉनकेव टू द ऑरिजिन होती है, टू द ऑरिजिन, है ना। और आपसे कोई पूछेगा क्यों, तो आपको बताना है क्योंकि यहाँ पे ऑपरेट करता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगातार बढ़ता जाता है, सेक्रीफाइस हम करते चले जाते हैं। अगर हमें एडिशनल गुड्स प्रोड्यूस करना है दूसरे गुड्स का, तो पहले वाले गुड्स को कम करना पड़ेगा प्रोड्यूस करना, तब जाके दूसरे वाले गुड्स का प्रोडक्शन हम बढ़ा पाएंगे। और जितना ज़्यादा दूसरे वाले गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा पहले वाले गुड्स को गिव अप करना पड़ेगा। तो वही जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है ना, जो हम गिव अप कर रहे हैं बेसिकली, वो कहलाता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी आप धीरे धीरे समझ जाओगे चीज़ों को, ध्यान से देखिए। ये कॉनकेव टू द ऑरिजिन है, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट आपका मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट बी होगा और ये जो पॉइंट डी होगा। तो ए क्या बता रहा है, ए बता रहा है कि गुड्स ए सपोज करो ये क्लोथ है ना, और गुड्स बी मान लेते हैं क्या है, ये सपोज कीजिए पेंसिल है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ए पॉइंट क्या बता रहा है कि आपने सारा का सारा पैसा केवल क्लोथ के ऊपर खर्च कर दिया, ठीक है। और अगर आपने पॉइंट डी को चॉइस किया है तो ये क्या बता रहा है, आपने सारा का सारा पैसा पेंसिल के ऊपर खर्च कर दिया। लेकिन आपने अगर पॉइंट बी चॉइस किया है तो ये क्या बताएगा गाइस, कि आपने इतना हिस्सा क्लोथ बनाया
और इतना हिस्सा आपने पेंसिल बनाया। आप अगर ई पॉइंट को चॉइस करते हो तो आप सोचो कि आप अगर ई पॉइंट को चॉइस कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपका जो इतना हिस्सा था, इतना जो हिस्सा है बेसिकली, वो आप यूटिलाइज कर ही नहीं पाए। यानी कि आपका रिसोर्स होने के बावजूद भी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स रह गया। यानी कि अब चाहते तो आप एक्स्ट्रा पेंसिल बना पाते, है ना, आप एक्स्ट्रा क्लोथ बना पाते बेसिकली, बट वो आप कर नहीं पाए। तो ई पॉइंट कोई भी व्यक्ति चॉइस नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो क्या है, यहाँ पे आपका रिसोर्स अंडर यूटिलाइज्ड रह जाएगा। और एफ पॉइंट क्या है गाइस, ये अभी अनअटेनेबल है। यानी कि अभी आपके पास जितना भी रिसोर्स मौजूद है उसके तर्ज पे आप मैक्सिमम ए या फिर बी या फिर डी को ही अचीव कर सकते हो। अगर आपको एफ को अचीव करना है, ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास तकनीकी विकास हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? जब तकनीकी विकास हो तो फिर क्या होगा, आपका जो ये पीपीसी है यहाँ से टच करेगा और राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, तो आप एफ पॉइंट को क्या करेंगे, अचीव कर लेंगे। फिर जब हम ग्रो कर लेते हैं हमें फिर से लगेगा अरे यार अभी हमें और भी ग्रोथ हासिल करनी है। एक पॉइंट आएगा जी, आप एक टारगेट सेट करोगे, हमें जी तक पहुंचना है, फिर आपको विकास करना पड़ेगा, तकनीकी विकास, और फिर आप जी को हासिल कर पाओगे। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, ठीक है। आपका पहले से लेबर ज़्यादा स्किलफुल हो गया है, आपका पहले से मशीनरी ज़्यादा एडवांस हो गया है, तभी जाकर आप बाहर के जो पॉइंट्स हैं आप उनको हासिल कर पाओगे। तो ये बताता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कि आप इनपुट का इस्तेमाल करके आउटपुट मैक्सिमम कितना जनरेट कर पा रहे हो, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली। एनीवे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप मान लो कि यहाँ पे देखो, उदाहरण के तौर पे एक्स एक्सिस पे आपका ऑरेंज लिया गया, वाई एक्सिस पे आपका एप्पल लिया गया। आप अगर ए पॉइंट को चॉइस कर रहे हो, यानी कि सारा का सारा पैसा आपने एप्पल के उत्पादन में ही खर्च कर दिया। अगर आपने पॉइंट डी चॉइस किया, यानी कि सारा का सारा पैसा आपने ऑरेंज के उत्पादन में ही खर्च कर दिया। आपने अगर बी चॉइस किया है तो यहाँ पे 1,20,000 आपने एप्पल पे खर्च किया और उसके बाद जो 20,000 है आपने ऑरेंज पे खर्च किया। ये पॉइंट ये बता रहा है बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे, तो आप देखो आपने बी पॉइंट जैसे ही चॉइस किया, ध्यान से समझिए, तो आपने इतना हिस्सा एप्पल का छोड़ा ना, आपने इतना हिस्सा एप्पल का छोड़ा, तब जाकर आपको इतना हिस्सा एडिशनल मिलता है ऑरेंज का। देखिए ध्यान से, तो आप ए के पास जाते हो, अगर ए से बी के पास आप जा रहे हो तो आपको एप्पल को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ एप्पल को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एडिशनल ऑरेंज को परचेज करने के लिए। फिर आप बी से सी के ऊपर जाओगे तो फिर थोड़ा सा आपको एप्पल घटाना पड़ेगा आपको जाने के लिए। तो कहने का अर्थ क्या है, आपको लगातार कॉम्प्रोमाइज़ करते ही जाना है, ठीक है, तभी जाकर आप एडिशनल यूनिट ऑफ ऑरेंज को परचेज कर पाओगे या प्रोड्यूस कर पाओगे। इसी कारण से जो कि यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग, हाँ एक बात और याद रखेंगे, अगर आपका इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है, लगातार दूसरे गुड को प्रोड्यूस करने के लिए पहला वाला ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो वो कहलाती है आपकी क्या, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और उस केस में आपका जो कर्व बनेगा वो कर्व बनेगा कॉनकेव। मेरी बात को वापस से ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए कि अब मैं गुड लेता हूँ 1 2 3 4 5, या फिर मैं 10 20 30 40 50 कर देता हूँ बेसिकली, वैसे समझिए। और मैं यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे नल है, अभी दूसरा गुड प्रोड्यूस करूँगा, मैं 2 कर रहा हूँ कॉम्प्रोमाइज़, मैं 30 पे जाना है मुझे ऑरेंज तो मैं 4 कर रहा हूँ, मुझे 40 प्रोड्यूस करना है ऑरेंज तो मैं यहाँ पे 6 कर रहा हूँ, और मुझे 50 करना है तो मैं यहाँ पे 8 कर रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को देखिए ध्यान से, आप हर एक एडिशनल प्रोडक्शन करने के लिए एप्पल का ऑरेंज को आप लगातार ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। बात समझ में आ गई? तो इस केस में आपका जो कर्व बनेगा वो बनेगा कॉनकेव टू द ओरिजिन। अगर लगातार दूसरे गुड का प्रोडक्शन करने के लिए पहले वाले गुड को आप लगातार ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो आपका जो कर्व बनेगा वो बनेगा कॉनकेव, जो कि शायद मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, ठीक है। वेट मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ पे। इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो इस केस में क्या बनेगा, कॉनकेव टू द ओरिजिन। अगर मान लीजिए कि आप, ठीक है, पहले वाले मान लो कि मैं 10 20 30 40 50 ऐसा कुछ केस है, तो पहले वाले में मैंने 8 कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, 8 कॉम्प्रोमाइज़ करके मैंने 20 बनाया,
फिर मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट जाने के लिए मैं 6 करता हूँ, 6 ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। अगला प्रोडक्शन करने के लिए मुझे 4 कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। अगला प्रोडक्शन करने के लिए मुझे 2 कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। तो ये लगातार मेरा गिर रहा है, यानी कि एडिशनल प्रोड्यूस करने के लिए किसी गुड को मुझे पहले वाले गुड को कम कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो इस केस में आपका कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन बनेगा। और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंसते हैं कि आपका पीपीसी कैसे कंडीशन में कॉनकेव होता है, कैसे कंडीशन में कॉन्वेक्स होता है, और कैसे कंडीशन में स्ट्रेट होता है। अब स्ट्रेट कहने का मतलब क्या, आप मान लो कि 10, 20, 30, 40, 50 आप लगातार किसी गुड के कंजम्पशन प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो, और आपका जो कॉम्प्रोमाइज़ करने का रेट है वो 1 है, यानी कि हमेशा कांस्टेंट है, वो 1 इस प्रकार से। तो उस केस में आपका पीपीसी स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप इसे कहते हो लॉ ऑफ डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और आप इसे कहते हो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और आम तौर पे आपको यही कंडीशन देखने को मिलता है कॉनकेव टू द ऑरिजिन। बट आपको पता होना चाहिए, कोई अगर आपसे पूछ ले कि कॉन्वेक्स किस कंडीशन में होगा, पीपीसी होगा भी कि नहीं, या स्ट्रेट लाइन कब होगा, तो देखो पॉसिबिलिटी है, बट कंडीशन याद रखेंगे। अगर हमें हर एडिशनल प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, पीपीसी हमारा कॉनकेव होगा। कम से कम करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स होगा। कॉन्स्टेंटली करना पड़ेगा तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। दैट्स इट, इस बात को हम याद रखेंगे। ठीक है, अभी आप देख लीजिए जो पीपीसी का आपका जो स्लोप होता है, ये स्लोप भी आपको याद रखनी है। ये स्लोप होता है, आप स्लोप का मतलब क्या है गाइस, चेंज है ना, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप देख सकते हो एमआरटी क्या है, स्लोप ऑफ पीपीसी। सवाल आपसे ये भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये कैसा रेट है ये भी जान लीजिए, एट विच द ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड टेक्स प्लेस। रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कितना गिव अप कर रहे हो नेक्स्ट को बनाने के लिए, है ना। तो सेप डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये सवाल भी पूछ सकते हैं। तो आपका पीपीसी का जो ग्राफ का जो कर्व होगा उसका शेप डिपेंड करता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर आप इसी को बोलते हो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि यही है जो चेंज लाता है, और चेंज यानी कि स्लोप, और स्लोप है इसका एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और इसे आप एमआरटीपी भी बोलते हो कभी कभी, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरपीटी सॉरी, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए गाइस, ये है क्या, रिटर्न फ्रॉम द बेस्ट फॉरगॉन ऑप्शन माइनस रिटर्न फ्रॉम चोजन ऑप्शन। पहले मैं जनरल सेंस में समझा देता हूँ आपको, ठीक है। मेरे लेक्चर हालांकि आपको 2x पे देखने की नीड नहीं होगी, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं ऑलरेडी फास्ट हूँ। एनीवे, आप एक बात को समझिए ध्यान से, अगर आप इस वक्त अभी मेरा लेक्चर न देख रहे होते तो शायद आप मूवी देख रहे होते, दोस्तों के साथ फ़ोन कॉल पे बात कर रहे होते, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते। ठीक है, तो आपने इस समय, जिस भी समय आप मेरे लेक्चर को देख रहे हो, आपने उन सारे चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किया है, गिव अप किया है, त्याग किया है, तब जाकर आप मेरे लेक्चर को देख पा रहे हो। तो एक बहुत फेमस कोट है जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है, वो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। एवरीथिंग, है ना, प्रीसियस इन लाइफ हैज़ अ कॉस्ट। यानी कि जो भी चीज़ हमारे जीवन में मायने रखती है उसके पीछे हमें कीमत चुकानी पड़ती है। एक बात को समझिए, अगर आपको किसी के साथ दोस्ती निभानी है जो मरते दम तक चले, आपको उस दोस्त को वक्त देना होता है। आप अपने फैमिली के साथ प्रॉपर रिश्ता निभाना चाहते हो, आपको फैमिली को वक्त देना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग चीज़ें करनी पड़ती है। यानी कि हर जगह आपको कुछ देना है तभी आपको कुछ मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं वक्त देना है, कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस देनी है, कुछ सामान खरीदने के लिए पैसे देना है। जो भी चीज़ आपके जीवन में मायने रखती है उसके पीछे एक कॉस्ट है, एक लागत है, और हर समय हम कुछ ना कुछ चुका रहे होते हैं पैसे। अगर एग्ज़ाम ना होता आपका नज़दीक तो शायद आप अभी ये लेक्चर देख भी ना रहे होते, आप किताब खोलकर पढ़ भी ना रहे होते, आप शायद दोस्तों के साथ घूमने निकल गए होते, अभी इस ठंड वाले मौसम में कहीं अच्छी अच्छी जगह को एक्सप्लोर कर रहे होते। लेकिन अब घर पे बाकी सारे दोस्त घूमने निकल रहे हैं, बर्थडे पार्टी अटेंड कर रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, बट आप घर पे बैठकर तैयारी कर रहे हो एग्जामिनेशन की, क्योंकि एग्जामिनेशन आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना ज़्यादा प्रीसियस है,
और आपने इसको समय दिया है और इसके बदले में उस खुशियों को खोया है, उन खुशियों का त्याग किया है जो शायद आप कर रहे होते दोस्तों के साथ मूवी एंजॉय करके, सोशल मीडिया स्क्रॉल करके, बट आपने उनका त्याग करके लेक्चर अटेंड करना चॉइस किया है। तो हर कुछ के पीछे आपने कीमत चुकाई है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एनीवे, अगर इसके ऊपर आपसे कुछ एग्जाम्पल पूछ लें, न्यूमेरिकल आ जाए, तो गैस इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। जो रिटर्न आपको मिल सकता था बेस्ट से, जिसको आपने फॉरगॉन कर दिया, और जो आपने चॉइस किया है उससे कितना मिला। उदाहरण के तौर पे आपके पास 10,000 रुपये हैं, आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो। पहला ऑप्शन है आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, उम्मीद है कि आपको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 8% का रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। यानी कि मान लो कि लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हो, 1 साल के बाद 1,08,000 रुपये मिलेगा। और एक ऑप्शन बी है जहाँ पे गारंटीड है, यहाँ पे ऊपर नीचे होने का कोई चांस नहीं है, आपको 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि 1 साल के बाद लाख रुपए का 1,04,000 मिलेगा, ठीक है। आपने सोचा अरे यार यहाँ तो 50-50 चांस है ना, पैसा डूब भी सकता है, पैसा ज़्यादा हो भी सकता है। मान लीजिए कोई खेल वैसा खेल है, ये लॉटरी सिस्टम है, लेकिन आपने चॉइस किया नहीं यार, यहाँ पे तो श्योर है ना कि 4,000 मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है यहाँ पैसा हो सकता है 2,000 हो जाए, मेरा 2,000 प्रॉफिट हो, या पूरा जीरो हो जाए। तो आपने ऑप्शन बी को चॉइस कर लिया। अब आपने ऑप्शन बी को चॉइस करने के पीछे कीमत क्या चुकाया है, ध्यान से समझिए। अगर आप ऑप्शन ए को चॉइस किए होते 10,000 रुपये का, तो आपको 800 हर साल मिलता। आप अगर ऑप्शन बी को चॉइस करोगे तो आपको 400 मिलेगा। आपने चॉइस ऑप्शन बी को किया है, तो 800 माइनस 400 यानी कि 400, तो 400 का आप लॉस उठा रहे हो, तो आपने कॉस्ट चुकाया ना। यही कॉस्ट तो था आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आपको चुकाना पड़ा, 400 रुपये का एडिशनल त्याग। मान लीजिए आपके एक दोस्त ने उसी को चॉइस किया था, ऑप्शन ए को, और जब 1 साल बीतता है तो वो बोलता है अरे यार मुझे तो 800 का फ़ायदा हो गया। आप बोलोगे अरे यार मैंने ना यही वाला लिया था ऑप्शन बी का, मुझे 400 का ही हुआ। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। तो उस समय आप खुश हो जाओ, आप निराश हो जाओगे कि भाई अगर मैंने भी ऑप्शन ए चॉइस किया होता तो मेरे पास भी एडिशनल 400 रुपये होता। बात समझ में आ रही है। तो उस एडिशनल 400 रुपये का आपने त्याग किया है, तो वही त्याग क्या था, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी गाइस 2 प्रकार के हैं, एक आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट है, दूसरा आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है गाइस, मान लो आपके पास, मैं कहता हूँ क्या कि आप खुद एक बिजनेसमैन हो, या फिर मैं ऐसा कहता हूँ तो ज़्यादा खुशी मिलेगी आपको, आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हो, है ना। ये स्पेलिंग को आप देख लीजिएगा, बिकॉज मैं स्पेलिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। आप एक एंटरप्रेन्योर हो, बात समझ में आ गई। तो अब आप अपने बिजनेस आइडियाज़ को लगाओगे, आप नए नए इनोवेशन को लेकर आओगे, आप पैसों का जुगाड़ करोगे, और आप अपने बिजनेस में क्या करोगे, निवेश करोगे। आप बिजनेस में निवेश करोगे तो हो सकता है कि मंथली जो है आप किसी समय लाख रुपए कमा रहे हो, 1 लाख रुपए महीना का कमा रहे हो अपना प्रॉफिट, किसी समय ये 80,000 हो जा रहा है, किसी समय जीरो, किसी समय आपको लॉस हो रहा है। बट हो सकता है किसी समय आप 10 लाख कमा लो, है ना। ये अनसर्टेन है, वो डिपेंड करता है बिजनेस सिनेरियो कैसा है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कैसी है ना। लेकिन अगर आप अपना सारा ये दिमाग यहाँ पे न लगाकर किसी कंपनी में काम कर रहे होते, आप अपने स्किल को किसी कंपनी को बेच रहे होते, अपने वक्त को किसी कंपनी को दे रहे होते, तो वो आपको हर महीने 2 लाख रुपए दे रहा होता, ठीक है। और आपने अपने बिजनेस में तो कभी 0 रुपये भी कमाए हैं, कभी लाख ही कमाया है, कभी 80,000 ही कमाया है ना। और ये 10 लाख तक कब पहुँचेंगे वो अनसर्टेन है अभी, बट किसी कंपनी में होते तो 2 लाख कमा रहे होते, ठीक है। तो आप देखो, अगर आप अपने स्किल, अपने वक्त को कहीं और दे रहे होते, उसको किसी और के लिए सेल कर रहे होते, तो आपको आपकी कीमत मिल रही होती, उसे आपने गिव अप कर दिया। वो आपका एक इम्प्लिसिट कॉस्ट है, जो कहीं आप अपना इस्तेमाल कहीं और करते तो आपको मिलता वो कॉस्ट, वो अपने प्रॉफिट को फोरगॉन किया है। आप उस कंपनी का पार्ट बने ही नहीं, आप वहाँ गए ही नहीं, तो जो चीज़ आपको मिलता वो आपको नहीं मिल रहा होगा। तो वो एक अंदरूनी कॉस्ट थी, इम्प्यूटेड कॉस्ट, वो भी एक लागत है कि आप अपना समय कहीं और देते तो कमाई होती उससे, बट आप अपने समय अपने बिजनेस में ही दे रहे हो, जहाँ कभी मुनाफा भी ज़्यादा हो सकता है तो कभी नुकसान भी ज़्यादा झेलना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को आप आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट बोल रहे होते हो, जो आप एडिशनल एक्सपेंस उठाते हो। प्लांट का साइज़ बड़ा करना है, ज़्यादा लेबरर्स को हायर करने हैं, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो वो तमाम तरह की चीज़ें आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आ जाती है। इससे हट के भी कुछ कॉस्ट है इकोनॉमिक्स में, आप वो भी जान लीजिए गाइस। However, some cost, managerial cost, adjustment cost are not included during the calculation of opportunity cost. तो जब आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में जिक्र कर रहे होते हो, कुछ वैसी भी कॉस्ट होती है जो इसका पार्ट नहीं बनती,
उदाहरण के तौर पे संक कॉस्ट। अब ये संक कॉस्ट क्या है सर? बहुत लोग को ये टर्म पता भी है, बहुत लोग ये टर्म से वाकिफ़ नहीं है। तो संक कॉस्ट वैसा कॉस्ट होता है जो कि आपने पास्ट में इसे बियर किया है, आपने खर्च किया है पास्ट में, अब आप उसे कभी भी रिकवर नहीं कर सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे विजय माल्या था, उसने अपने किंग फिशर का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है ना, उस समय बहुत ज़्यादा विज्ञापन में पैसे खर्च किए होंगे, लेकिन जब वो दिवालिया हो रहा होगा, पैसे की कमी हो रही होगी, तो क्या वो बोल सकता है क्या मीडिया हाउसेस को कि मैंने तुम्हें इतना पैसा दिया था प्रचार प्रसार करने के लिए 2010 में, मुझे मेरे पैसे लौटा दो? वो वैसे कॉस्ट को कभी भी रिकवर नहीं कर सकता। तो वैसा कॉस्ट जो आपने पास्ट में बियर किया है, आप उसे जीवन में कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगे। वैसा कॉस्ट बनता है आपका संक कॉस्ट। मैनेजरियल कॉस्ट क्या है गाइस? ये होता है कि आप मान लो कि कोई नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो बिजनेस में, ठीक है, तो वैसा कॉस्ट जो उस समय अराइज होती है, नया नया कॉस्ट आपको बियर करना है, ठीक है, उस समय उस न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के दौरान, तो वो कॉस्ट आपका मैनेजरियल कॉस्ट है, दैट अराइज ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ सम न्यू प्रोडक्ट इन द बिजनेस। और अगला है आपका एडजस्टमेंट कॉस्ट दैट द कंपनी नीड्स टू बियर इन ऑर्डर टू चेंज द प्रोडक्शन प्रोसेस इन रिस्पॉन्स टू मार्केट डिमांड। अब आपको लगता है कि नहीं, मार्केट डिमांड बदल रही है, मेरे प्रोडक्ट का डिमांड पहले की तरह नहीं है, मुझे कुछ चेंजेस करने होंगे, मैंने लेस के पैकेट में बहुत कम लेस की मात्रा डाली है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं मेरे चिप्स का, मुझे हो सकता है क्वांटिटी बढ़ाना होगा, या फिर मुझे पैकेजिंग चेंज करनी होगी, मुझे टेस्ट को चेंज करना होगा, तो उसके लिए भी कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट लाना पड़ेगा प्रॉफिटेबल बनाए रखने के लिए बिजनेस को, तो वो कहलाता है आपका एडजस्टमेंट कॉस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ, तो मैं दोबारा इसे डिस्कस नहीं कर रहा। अब हमें समझना है क्या, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। तो गाइस आपको पता है बेसिकली, अगर आप देखोगे कि आप पढ़ते हो कम्युनिज्म के बारे में, सोशलिज्म के बारे में, कैपिटलिज्म के बारे में और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में, ठीक है, तो ये इतने प्रकार के आपको इकोनॉमिक सिस्टम देखने को मिलते हैं। तो आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं, इस फिगर से समझ सकते हैं बेसिकली, या फिर मैंने इसको प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया है। तो आप देख सकते हो कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारी देश कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे गवर्नमेंट यानी कि सोशलिज्म का भी कुछ अंश है और कैपिटलिज्म यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स का भी कुछ अंश है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स मिलकर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, आप देखोगे ओनरशिप क्या होता है कैपिटलिज्म में, प्राइवेट प्लेयर्स के पास होता है। ठीक है, गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस होता है वो ना के बराबर होता है। कम्युनिज्म में गवर्नमेंट ही सब कुछ ओन करती है, कुछ भी प्राइवेट प्लेयर्स के पास नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने कार्ल मार्क्स के बारे में भी पढ़ा होगा, वो कैपिटलिज्म के तरीके से बिल्कुल विरुद्ध ही थे, है ना, वो गवर्नमेंट का ही कंट्रोल चाहते थे बेसिकली। सोशलिज्म आप देखोगे कि मैक्सिमम जो मेन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज होती है उस पर मालिकाना अधिकार गवर्नमेंट का ही होता है मैक्सिमम चीज़ों के ऊपर, और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। और ये सारे फीचर्स आप बखूबी चीज़ों को पढ़ के समझ सकते हो, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है इसमें जो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं वापस से कह रहा हूँ, नोट्स को मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है। ये सारे एनालिसिस करने के बाद आप अब ये सोचो अपने आप से, अगर आप इकोनॉमिक्स के कोर छात्र हो, आप बीए इन इकोनॉमिक्स कर रहे हो, या फिर आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रहे हो, या फिर आप रिसर्च एरिया में हो, तो एक इकोनॉमिस्ट करता क्या है बेसिकली, है ना, वो मार्केट ट्रेंड्स को फोरकास्ट करता है। ठीक है, हमारा देश आने वाले 20 सालों में कैसा ग्रो कर रहा होगा, कौन सी सेक्टर किस प्रकार से ग्रो कर रही होगी, किस सेक्टर को नुकसान झेलना पड़ सकता है, कौन सा सेक्टर फायदे में रह सकता है। उदाहरण के तौर पे आप सबको पता है कि आने वाला जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का है, सभी लोग जानते हैं। सरकार जो है लगातार डीजल पेट्रोलियम कारों के ऊपर प्रतिबंध लगाने के चक्कर में है ना, प्रतिबंध लगाने के चक्कर में है, सॉरी, उसके यूसेज को कम करने के चक्कर में है, इको फ्रेंडली चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर रही है, वो ग्रीन इकोनॉमी को ज़्यादा प्रमोट कर रही है। और कुछ ही समय पहले जम्मू एंड कश्मीर एरिया में बहुत ज़्यादा लिथियम रिजर्व्स पाया गया है, और आपको पता है कि लिथियम आयन की जो बैटरीज होती है वो कारों में यूज़ होता है, उसका इस्तेमाल होता है, इवन हमारे मोबाइल फ़ोन्स में, हमारे लैपटॉप्स में, टैबलेट्स में उसी का इस्तेमाल होता है। तो आने वाले समय में उन चीज़ों का डिमांड बढ़ेगा। तो आप कहोगे ना कि हाँ यार, हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इस कारण से लिथियम आयन बैटरीज का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इस कारण से लिथियम आयन का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो वो सेक्टर जो उससे जुड़ी हुई है वो बहुत ज़्यादा बूम कर रही होगी।
जो पेट्रोल डीजल से चलने वाली चीज़ें हैं, हो सकता है कि फ्यूचर उनका ना हो, उतना डिमांड बहुत रिड्यूस होगा। तो इकोनॉमिस्ट एनालाइज करते हैं चीज़ों को, है ना, वो एडवाइस करते हैं उसके अकॉर्डिंग, जिस बिजनेस में वो काम कर रहे हैं कॉरपोरेशन में, उस बिजनेसेस को, सरकारों को, इंडिविजुअल्स को सॉल्यूशन बता रहे होते हैं कि किस प्रकार के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं या हो सकते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे जॉन मिनार्ड कीन्स ने बताया था, हमें इफेक्टिव डिमांड बढ़ाने की आवश्यकता है इकोनॉमी में, ताकि हम इस डिप्रेशन से उभर सकें, है ना। और हम आर्टिकल्स या फिर जर्नल्स या फिर रिसर्च पेपर लिखते हैं जो कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स, उसका सॉल्यूशन और गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग के लिए सजेशन प्रोवाइड करवा रहे होते हैं। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। किसी प्रकार से किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा आप वो भी बता सकते हैं। आपको कुछ कमी लगी तो आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म इज़ ऑल योर्स। और आप जो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर लेक्चर चाहते हैं आप वो भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।